देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का समय हो गया है। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर अग्निहोत्री या यादव कथावाचक की यह कहानी आज कहानी कुर्सी की में चर्चा के लिए सबसे पहले शामिल की जाएगी। जाति के खेल में कैसे दो राज्यों की पॉलिटिक्स घूम रही है, आज सबसे पहला विषय यहीं से शुरू कर रहे हैं। इटावा में कथावाचक का सिर मुंडवाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। दोनों आधार कार्ड का नंबर एक ही है, उस पर एक ही व्यक्ति की फोटो भी लगी हुई है, उस पर नाम अलग अलग है। इधर कथावाचक के साथ मारपीट के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिस ब्राह्मण परिवार में कथावाचक भागवत कथा करने के लिए पहुंचे थे, उस महिला ने कथावाचक मुकुटमणि पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया है। इटावा का कथावाचक विवाद और तूल पकड़ता जा रहा है। कथावाचक मुकुटमणि पर जहां फर्जी आधार कार्ड बनवाने का आरोप लगा, तो गांव की महिला ने कथावाचक मुकुटमणि यादव पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया है। कथावाचक के साथ बदसलूकी का सियासी विवाद अब उत्तर प्रदेश से बिहार पहुंच गया है। सियासी पार्टियां इस मुद्दे को और हवा देकर कास्ट पॉलिटिक्स पर उतर आई है। दरअसल ये पूरा मामला बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव का है, जहां 21 जून को एक भागवत कथा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कथावाचक मुकुटमणि और आचार्य संत सिंह कथावाचन कर रहे थे। आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई। आरोप यह लगाया गया कि कथावाचकों ने खुद को ब्राह्मण बताकर कथा का आयोजन किया, जबकि वो किसी और जाति से हैं। और इसी विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ इनह्यूमन यानी कि अमानवीय व्यवहार किया। उनके साथ मारपीट की गई, बाल उतारे गए, कपड़े खोले गए, और तब से यह मामला यादव वर्सेस ब्राह्मण का रूप ले चुका है। अब यह सियासी मामला बन गया है, क्योंकि कथावाचक ने खुद को यादव बताया। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज छेड़छाड़ और जाति छिपाने के मामले में कथावाचकों पर एक्शन की मांग ले रहा है। इस पूरे मामले में किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे। इटावा के कथावाचक विवाद में दोनों पक्ष अपने अपने आरोप लगा रहे हैं। ब्राह्मण पक्ष का कहना यह है कि कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह ने जाति को छिपाकर कथा की। इसके बाद मुकुटमणि पर यजमान महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। कथावाचक पर आरोप यह है कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसने अपनी जाति और बड़े नेताओं से पहचान बताकर धमकी तक दी थी। अब कथावाचकों का कहना यह है कि जाति पूछकर उन्हें अपमानित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं। आपने देखा, सिर मुंडवाया गया, नाक भी रगड़वाई गई, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उनकी जाति को लेकर प्रश्न चिन्ह था कि एक यादव होकर वो कथावाचन कैसे कर सकता है। अब इसे लेकर यूपी से लेकर बिहार तक सियासत हो रही है। अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक इस मुद्दे को जबरदस्त हवा दे रहे हैं। इधर योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग और जातीय संघर्ष जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की मांग की। जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके हैं, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूजते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। अगर पिछड़ा कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है, और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं, और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। तो आपने बयान सुन लिया, तस्वीरें भी आपने देख ली, सियासत में कितना उबाल है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ये मामला
अगड़ा वर्सेस पिछड़ा हो गया है, यादव वर्सेस ब्राह्मण हो गया है। हम करेंगे कहानी कुर्सी की में चर्चा। बेहद खास मेहमान, बड़े दिनों के बाद आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और साथ ही समीर चौंगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जंग जारी रहेगी। एयर कॉमोडोर एएस बहल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि कुछ खबरें युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई भी आपके सामने रखेंगे, एससीओ समिट से जुड़ी हुई भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन मौजूदा मामला तो घोर पॉलिटिकल है, प्योर सियासी मामला है। हर्षवर्धन जी, इस मामले में एक पक्ष वो है जो ये कह रहा है कि यानी कि ब्राह्मण पक्ष वो ये कह रहा है कि अपनी पहचान छिपाकर कथा वाचन करने के लिए आए। पहला आरोप ये। दूसरा आरोप ये कि महिला के साथ छेड़छाड़ की, अभद्र व्यवहार किया, और जब इसका विरोध किया गया तो फिर बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी साठगांठ की बात ये करने लगे। सच क्या है, झूठ क्या है? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि एक काल चक्र होता है, वो काल चक्र घूमने जा रहा है। जाति जाति करते हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वर्ण व्यवस्था की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इसको कोई स्वीकारे या न स्वीकारे, आज मैं कह रहा हूं तो हो सकता है कि अभी बहुत से लोग इसको ट्रोल आर्मी शुरू हो जाए, लेकिन उसी वर्ण व्यवस्था की तरफ अब जाना पड़ेगा भारत को, जो वर्ण व्यवस्था कहती है आप जो काम करते हैं उसके आधार पर आपकी पहचान होती है। मैंने तो अपने शहर प्रयागराज से लेकर और मुंबई तक जहां तक मैं रहा हूं, तो ढेर सारी ऐसी डेयरी देखी जो पंडित जी लोग चलाते हैं और वो दूध बेचते हैं, वो वही काम करते हैं। स्वामी रामदेव जी जैसे देश भर में, दुनिया भर में क्रांति करने वाले संत हों, या गुजरात के मोरारी बापू हों, दोनों की जाति जरा खोज के देख लीजिए, दोनों में से कोई ब्राह्मण नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में किस समाज का कथावाचक नहीं है, ये जरा बताइए। अब ऐसे में जब अखिलेश यादव को 2027 दिखने लगता है और अपने पार्टी कार्यालय में उन लोगों को बुलाकर और वो सब करते हैं जो किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि क्या आप सीधे सीधे जातीय संघर्ष की जमीन तैयार कर रहे हैं? ये इसका एक पहलू है जो मेरा अपना विचार है। मैं एकदम स्पष्ट तौर पर मानता हूं, जो भी चाहे, जिसमें भी एक क्षमता हो, योग्यता हो, वो कथा सुनाए। सुनने वाला सुन रहा है तो सुनाने वाला सुनाएगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं हो सकता। जाति के आधार पर कुछ करना ये नीच विचार है, और वर्ण के आधार पर कुछ करना ये श्रेष्ठ विचार है। ये मेरा मानना है। मैं इसलिए इंटरप्ट कर रही हूं क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपा मैं बिल्कुल ये इस दूसरे पहलू पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि एक पहलू ये मेरा अपना विचार था तो इसको कहना जरूरी था। अब मूल बात आती है, आप ये कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप विज्ञापन कुछ दिखाते हैं और उससे इतर आपको कुछ प्रोडक्ट मिल जाए तो आप उस कंपनी पर सीधे मामला दायर कर देते हैं। आपको कहीं कोई सुविधा मिलनी है, किसी जगह पर गए और वो नहीं मिली, रेस्टोरेंट लग्जरी रेस्टोरेंट है और वहां आप गए और आपको वहां खराब सुविधा मिल गई, तो आप कह रहे थे हमसे तो लग्जरी की बात की गई थी। और अगर कोई परिवार है जो किसी कथावाचक को बुलाता है और वो अपनी जाति छिपा कर आता है, क्योंकि अब तो वो वीडियो भी आ गया जिसमें सारे लोग बैठे हुए हैं और वो पूछ रहे हैं तो करें कि नहीं हमारी जाति है, फिर बाद में जब पकड़ा जाता है, आधार कार्ड पकड़ लिया जाता है, तो कहता है कि हमारी तो कोई जाति ही नहीं होती। मूल बात यही है कि कथावाचक की जाति नहीं होती, और हमारे देश में तो कतई नहीं। हम तो ऐसे ऐसे संत हैं जो जाने किस किस जाति से आते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि फ्रॉड का मामला एक है जिसमें निश्चित तौर पर फ्रॉड का मामला चलना चाहिए। मेरी जो अभी जो लेटेस्ट जो जानकारी दिखी कि इटावा पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है, तो एक मामला वो फ्रॉड का बनता है, लेकिन दूसरा मामला ये भी बनता है जिसमें कुछ लोग जेल में हैं। किसी को आप कैसे अधिकारी हो सकते हैं कि किसी का सर मूंद देंगे या किसी को थप्पड़ मार देंगे या किसी को अपमानित करेंगे? ये अधिकार सिर्फ संविधान ने पुलिस को दिया है। किसी भी जाति का क्यों ना हो, वो कितना भी आक्रोशित, कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, उसे यह अधिकार कतई यह संविधान नहीं देता कि वो कानून अपने हाथ में लेकर किसी के साथ इनह्यूमन बिहेवियर करे, अमानवीय व्यवहार करे, क्योंकि उसने ये तय कर लिया कि अगले व्यक्ति का यह अधिकार नहीं है कि वो कथा वाचन कर सके। ये किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। विजय जी, आपकी राय क्या है इस पूरे मामले में? कितनी सियासत हो रही है और कितना सियासी इसे बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, सियासत तो दूसरा मसला है, सेकंड स्टेप है। सियासत में जो लोग कर रहे हैं वो तो हमेशा अपना हिसाब से करते हैं, लेकिन मैं इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, शर्मनाक। शर्मनाक मतलब बेहद शर्मनाक है। अभी हर्षवर्धन जी ने बाबा रामदेव का, मुरारी बापू का जिक्र किया। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में बहुत सारे
संतों को और उनको जानता हूँ उनकी, ठीक बात है। लेकिन कभी उनकी जाति की कभी कोई चर्चा नहीं हुई। इवन जो धर्म संसद होती है विश्व हिंदू परिषद पूछी नहीं की, जाती। उसमें भी नहीं पूछी जाती। और जिन लोगों ने उनका सिर मुड़ाया या शिखा काटी, उनको वाल्मीकि के बारे में शायद पता है कि नहीं पता है, रामचरितमानस को कहीं वो रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान के नजरिए से देखिए वो आप। दोहा है ना, जाति मुहावरा है, दोहा है कि जाति न पूछो तो साधु की, हाँ। पूछ पूछ लियो लीजिए। ज्ञान। ज्ञान। तो ज्ञान की बात होनी चाहिए या जाति की बात होनी चाहिए? नहीं, ये मुहावरे से ज्यादा संविधान का मसला है। संविधान जो है इस तरह के व्यवहार की इजाजत, परमिशन नहीं देता कि आप किसी जाति को लेकर इस तरह का बर्ताव करें। मतलब इसमें मैं किसी, बहुत आप नाराज हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करता कि आप जाति के आधार पर ये व्यवहार करें। और आपने भागवत कथा के लिए उन्हें बुलाया था तो केवल भागवत कथा के हिसाब से बुलाया था, जाति उसमें इंपॉर्टेंट थी नहीं कि जाति है कि नहीं है, जाति पूछकर क्या किया गया क्या नहीं किया गया। तो उसको तो उस पर किसी तरह की मेरे से सहमति या सहमति का मसला नहीं है। अब जो दूसरा मसला है कि फेक आईडी, ये सब फेक आईडी भी क्यों बनती है? फेक आईडी भी इसलिए बनती है क्योंकि आपने उसे सामाजिक जरूरत, क्योंकि आप ही ने तो कहा ना, यदि वो ब्राह्मण, उन्होंने क्यों बनाई? कोई उनको विदेश तो नहीं जाना था या कोई घोटाला तो नहीं करना था, वो फेक आईडी लेकर क्यों चल रहे? क्योंकि आपको ब्राह्मण ही स्वीकार है कथावाचक के तौर पर। तो ये भी इसको समझिए, इस सामाजिक तथ्य को भी समझिए। अपराध है वो अलग हो सकता है, अपराध का जो मसला होगा वो अलग होगा। और जिस तरह की सियासत हो रही है वो तो सियासी लोगों को तो बहुत अच्छा मौका मिल गया, अखिलेश जी को भी मिल गया क्योंकि वो उनके जाति और उनके वोट बैंक के साथ हैं, और तेजस्वी जी को भी मिल गया। तो सियासत हो रही है, उस पर किस तरह से करना चाहिए। लेकिन ये योगी जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए गंभीर मसला हो सकता है। ये एक चुनौती हो सकती है कि प्रशासनिक चुनौती जातीय की तरफ। संघर्ष इससे ना खड़ा हो जाए। मीनाक्षी, एक जरूर बात है जो विजय जी ने कहा, ये पासिंग रेफरेंस में नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि उनको क्यों बनाना पड़ा है, क्योंकि ब्राह्मण कथावाचक ही चलते हैं। आपने भी उदाहरण दिया, मैंने भी उदाहरण दिया, मुरारी बापू तो ब्राह्मण नहीं है, देश के दुनिया के सबसे बड़े कथावाचक हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पात्रता है क्या, योग्यता है क्या? और उस व्यक्ति के जितने वीडियो आए हैं वो कथा कहने की योग्यता रखता है क्या? वरना तो जो अभी 100-125 लोग मर गए थे और जो वो अपने आप को ब्रह्म कहता था, ओम हरि नारायण बाबा क्या नाम था भूल रहा हूं मैं, तो उसके भी समर्थक थे, उसके भी सुनने वाले थे। आपको किसको, अगर सामने वाला आपको नहीं आस्था रख रहा है तो आप आस्था जबरी रखाएंगे, फ्रॉड करके रखाएंगे, गलत आधार कार्ड बना के रखाएंगे। मुझे लगता है ये तो सीधे सीधे फ्रॉड का बड़ा मसला है और इस पर उसी हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। पहले वाले का शर्मनाक घटना वो हम सब कह चुके हैं, वो मानते भी। समीर जी, एक रिएक्शन, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है, उनका भी आया। मैं वो बयान एक बार दर्शकों के सामने रख दूं, फिर आपके पास आती हूं। उन्होंने कहा कि लोग जाति की आड़ में अपने गलत कामों को छिपाने का काम करते हैं, जाति छिपाने वाले का सम्मान नहीं किया जा सकता। क्या कहा अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, वो भी आप सुने। इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए 2 लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ ठीक है, किस बात का सम्मान? वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? अब एक प्रश्न समीर जी, जो यहां से जो शंकराचार्य भी कह रहे हैं, मैं इसमें अपना भी प्रश्न जोड़ती हूं कि आप अपनी जाति छिपाकर केवल इस बात का सम्मान नहीं कर रहे हैं कि आप जिस पीठ पर बैठ रहे हैं उसका सम्मान ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, आप अपना भी असम्मान कर रहे हैं। आप पूरी यादव जाति का असम्मान कर रहे हैं कि आपको अपनी आइडेंटिटी पर शर्म है, इसलिए आप अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं। क्यों आप आइडेंटिटी छिपा रहे हैं? आपको गर्व होना चाहिए आप यादव कुल में पैदा हुए हैं, आपको गर्व होना चाहिए आप किस जाति को बिलोंग करते हैं। ये शर्मिंदगी किस बात की? क्यों सरनेम छिपा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कथावाचकों ने अगर अपनी जाति छुपाई है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें लगता हुआ कि योग्यता के मापदंडों पे पूरी तरीके से खरे नहीं उतरते, इसलिए उन्हें ब्राह्मण का एक आडंबर ओढ़ना पड़ेगा और कथा करना पड़ेगी। हर्षवर्धन जी मुरारी जी का बापू का जिक्र किया, इतने बड़े कथावाचक रहे, वो तो लोहारा जाति से आते, वो कि ब्राह्मण है क्या? मुरारी बापू को कितने लोग, किसी ने पूछा उनसे, और कितने लाखों उनके लोग सुनने जाते हैं।
आप देखिए, आप तो संत महामंडलेश्वर दूसरे जाति के, निचले जाति के लोगों को भी संत और महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। क्या उनको इसलिए बनाया जा रहा है कि वो निचली जाति के, वो योग्यता रखते हैं इसलिए बनाया जा रहा है? तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इसका उन्होंने अपनी जाति को छुपा के एक पंडिता का काम करने की कोशिश की है, और जिस तरीके से वहां गलत हरकत की, हिंदू समाज है जिसमें किन्नरों को भी इतना सम्मान दिया जाता है कि उनके पांव पड़े जाते हैं, और अखिलेश यादव की राजनीति देखिए आप। अखिलेश यादव उनको लखनऊ बुलाते हैं, तबला हारमोनियम गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि उनके हम लड़ाई लड़ेंगे। और जब अखिलेश यादव के एक पार्टी के नेता से पूछा कि भाई तबला और हारमोनियम क्यों दिया इनको आपने, तो अखिलेश यादव के नेता कहते हैं कि भाई अभी हमारे पीडीए ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का तबला बचाया है, अब हम विधानसभा चुनाव में बजाने की तैयारी कर रहे हैं पीडीए के माध्यम से। मतलब आपने राजनीतिक रूप से 2027 को चुनाव में देखते हुए अपने पीडीए वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो। तेजस्वी यादव को बिहार का चुनाव दिख रहा है, इससे तेजस्वी यादव करें कि भाई यादव का अपमान हो रहा है, और उनके घर में यादव को कितना अपमान और सम्मान हुआ है वो सारी दुनिया जानती है। उस समय तो तेजस्वी यादव ने कहा नहीं। तो ये सीधे सीधे एक राजनीतिक मामला बनते जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो कथावाचक मणि जिनका नाम उन्होंने दिया था अपने इस पे, उनको भी बहुत गर्व के साथ बताना चाहिए किस जाति से हूं, और कथा वाचन करना है तो आप बहुत अच्छे से कीजिए, लेकिन अगर आप किसी तरह के ऊपर आपको आरोप लगते हैं तो उसका आप सामना भी कीजिए। वहां की जिस महिला के आप कथावाचक करने जाते हैं, उन्होंने मामला आपके ऊपर दर्ज करवाया है, और कुछ व्यवहार आपका ऐसा रहा होगा ना कि जिन्होंने आपके लिए कथावाचक के लिए आपको बुलाया है वो आपका आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, वो आपकी आइडेंटिटी मांग रहे हैं। वो क्यों मांग रहे हैं? कोई अपने मेहमान को जो बुलाता है कथावाचक को तो कोई पूछता है क्या? तो आपके व्यवहार में कुछ ऐसा रहा होगा कि उन्हें शक भी होगी, लगा हुआ कि ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण की आड़ में यह बराबर जो बात शंकराचार्य कह रहे थे सर, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। गलती दोनों पक्षों से हुई है, और ये मसला केवल जातीय संघर्ष का राजनेता अपने राजनीतिक हित के लिए कर रहे हैं। ये एक सामाजिक मसला है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं ये मसला जातीय संघर्ष में ना तब्दील हो जाए, इसके लिए उन्हें ये एक चुनौती उनके सामने जरूर है। और केवल जातीय संघर्ष का मुद्दा उत्तर प्रदेश से ही नहीं उठ रहा है। मैं अगली खबर की तरफ आगे बढ़ रही हूं। बिहार में ही ये सिर्फ नहीं पहुंचा है, बल्कि बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव इस बार वाया यूपी कैसे आगे बढ़ रहा है, ये इस मामले को और दिलचस्प बना रहा है। अपनी पार्टी और परिवार से अलग थलग पड़ चुके तेज प्रताप यादव को अब अखिलेश यादव का साथ मिल रहा है। अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर तेज प्रताप यादव की बात भी हुई, और बात की शुरुआत चुनाव से हुई। माना यह जा रहा है अखिलेश यादव बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव के जरिए एंट्री कर सकते हैं। तेज प्रताप यादव के लिए भी समाजवादी पार्टी के सहारे अपना आगे का रास्ता तलाशना यहां से आसान हो सकता है। अब देखिए, जो उन्होंने बातचीत की है वो पूरे रिकॉर्ड भी हुई है। मौजूदा स्थिति क्या है उससे आप भी वाबस्ता है ही। जो बातचीत हुई है वो ऑडियो बबल इस वक्त आपके सामने है, जरा एक बार आप सुन ले, फिर आगे लड़ने से पहले एक बार हीरो है हीरो जी, ये भी हीरो जो है मैंने कहा। हाँ हीरो है सब। तो कहाँ से लड़ोगे चुनाव? चुनाव लड़ने से पहले एक बार लखनऊ मिल के आएंगे आपसे। तो कब आ रहे हैं लखनऊ? आ रहे हैं, इधर ही आएंगे हम। ठीक है, मुझे बताना आप जब आएंगे। ठीक। अब देखिए, तेज प्रताप यादव पहले ही ये कह चुके हैं कि वो अपनी अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। अब अखिलेश यादव फोन पर उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहां से लड़ेंगे चुनाव, तो वो बता रहे हैं कि पहले लखनऊ आकर आपसे मिलेंगे और उसके बाद फिर ये तय करेंगे कि कहां से लड़ेंगे चुनाव। अब समाजवादी पार्टी बिहार में भी अपना दायरा बढ़ाना चाह रही है। उनको लग रहा है कि तेज प्रताप यादव के जरिए वो इस चुनाव में जा सकते हैं, कोई लंबी लड़ाई यहां पर वो लड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी का दायरा बढ़ेगा। तो सही कैंडिडेट पर वो दांव लगा रहे हैं हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, बड़ा अच्छा हुआ कि ये खबर आ गई, और कहानी कुर्सी की इसलिए भी समझना चाहिए क्योंकि ये जो खबरें आती हैं वो आपको असल सच बता देती हैं। अखिलेश यादव ढोलक की थाप पर आनंद ले रहे हैं, राजनीति में विष घोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो लालू जी के भी जीवन में विष घोलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई वो नया काम नहीं कर रहे हैं। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव था, तो मैं गया तो ये रामकृपाल और मीसा वाली जो सीट है, तो गांव चला गया मैं, तो वहां एक टाटा सुमो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा, उसका ड्राइवर सो रहा था, उसमें 2 लोग और सो रहे थे। मैंने खटखटा पूछा तो कहे कि भैया ऐसा है, मुलायम सिंह जी की इच्छा थी, वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अभी इच्छा है कि शायद कुछ हो जाए तो हमको मिल जाता है, हमको पैसा मिला हुआ है तो हम घूम रहे हैं, यहां कौन पूछेगा समाजवादी पार्टी को। यादव समाजवादी पार्टी का बिहार में नहीं चलेगा, यादव राष्ट्रीय जनता दल का उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा।
अब आप सोचिए कि जो लोग ये सारी राजनीति कर रहे हैं, और ये कौन नहीं जानता है कि मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किस हद तक रही। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दूसरा यादव न पहुंच जाए, इसके लिए पहले यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी आप सोचिए, जिस परिवार में इतना भयानक संघर्ष चल रहा है, मतलब वहां पर जो स्थिति है, मीसा, तेजस्वी और तेज प्रताप, इनके बीच का संघर्ष इतना जबरदस्त है। आप पटना में जाकर पूछिए बिहार के लोगों से, तो आपको पता चलेगा कि लालू जी अपने जीवन के किस संकट से गुजर रहे हैं। उसमें तेज प्रताप यादव को फोन करना, इस तरह से उसको सार्वजनिक करना, चुनाव कहां से लड़ोगे, ये क्या करने की कोशिश है, क्या वो हासिल करना चाह रहे हैं, कोई मतलब ये है छिपी कि बात भाई नहीं। हालांकि बिहार में अखिलेश जी कुछ मिलेगा नहीं। मुझे लग रहा है ये राजनीति से ज्यादा क्या पारिवारिक मामला भी है। लालू प्रसाद यादव की जो बेटी थी राजलक्ष्मी, उसका जो विवाह जो हुआ था मुलायम सिंह के बड़े भाई रतन सिंह जी के बेटे पौत्र, मतलब मुलायम सिंह के तो पौत्र हुए तेज प्रताप के साथ, और उसका भी नाम भी तेज प्रताप है। उनका भी नाम तेज प्रताप से 2014 से 2019 तक मेदिनीपुर से सांसद रहे थे। हालांकि अभी तो ये हसनपुर से विधायक है तेज प्रताप यादव। तो मुझे लगा पारिवारिक मामला है, रिश्तेदारी है। अखिलेश यादव के भाई लगते हैं तेज प्रताप, और उनके ये रिश्ते में आते हैं। तो अखिलेश यादव ने बात होगी। अब अखिलेश यादव तो उनसे ऐसे पूछ रहे थे कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे, जैसे अखिलेश यादव पूरा बिहार को जानते हो, जहां से टिकट दे देंगे वहां से वो चुनाव जीत जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव उनसे जरूर बात कर रहे होंगे, और अखिलेश यादव मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे इस परिवार के अंदर। हो सकता है कि टिकट का बंटवारा है। अच्छा, आपकी राय तो बिल्कुल अलग है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुझे से। लगता है कि हो सकता है उस समय तेजस्वी से बात करें कि भाई इनको टिकट दे दिया जाए, क्योंकि अब रिश्तेदारी का मामला है। रिश्तेदारी का मामला है या राजनीति का मामला है? चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं या रिश्तेदारी निभाना चाह रहे हैं? विजय जी, देखिए दोनों मामले हैं, उसमें परिवार भी है, राजनीति भी है। परिवार का जैसे पूरी चर्चा समीर जी ने कर दी है कि वो तेज प्रताप उनके भाई हैं, जो दामाद हैं लालू यादव के। राजलक्ष्मी सबसे छोटी बेटी है मेरे ख्याल से उनकी, सबसे छोटी। उनके साथ उनके अखिलेश जी के भतीजे लगेंगे। हाँ, तेज प्रताप पोते हो गए। हाँ, मुलायम सिंह जी के पोते हो गए एक तरह से। तो वो परिवार का मसला भी है। और आप सोचिए, केवल राजनीति करनी होती उन्हें, या केवल तो उस वीडियो कॉल को, फोन पर तो सब लोग बात कर रहे होते हैं ना। सार्वजनिक क्यों सार्वजनिक, जब भी कोई चीज सार्वजनिक की जाती है तो उसकी मंशाएं कुछ और भी होती है, कैजुअल नहीं है ये। अखिलेश जी तेज प्रताप से बात करें, इसमें क्या बात हो गई? कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी बात होती रही होगी या नहीं हुई होगी। लेकिन उसको वीडियो कॉल को, और कोई वीडियो कॉल को आपने जारी नहीं किया, वीडियो कॉल जो चल रहा है उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका मतलब वो पहले अखिलेश जी ने कहा होगा कि जब मैं कॉल करूंगा तो उससे रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि आगे काम आएगा। ये भी हो सकता है नहीं कहा, तेज प्रताप ने खुद ही भी कर लिया कि भाई मेरा देखिए, आप मेरे को घर से निकाल रहे हो, मेरे पास है और जगह भी, तो वो स्पेस चल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी, स्पेस कितना है समाजवादी पार्टी के लिए? अभी जैसे जो चर्चा चल रही है बिहार में, अगर समाजवादी पार्टी के लिए स्पेस ही नहीं है तो फिर तेज प्रताप यादव क्या करेंगे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव? लेकिन कई बार हो जाता ना, इस लेवल तक आप पहुंच जाते कि परिवार में तो दरवाजे बंद हो गए हैं, तो क्या करें, कुछ कर सकते हैं। इसलिए कई बार ऐसा फैसला हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कोई बहुत जगह बिहार में हो, मुझे नहीं लगता। और जो हर्षवर्धन जी ने बहुत साफ तरीके से समझाया कि आरजेडी के बिहार का यादव उत्तर प्रदेश में नहीं चलता, और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश का यादव बिहार में नहीं चलता। और अभी तो फिर वो इंडिया ब्लॉक की बात हो जाएगी कि कहां पर इंडिया ब्लॉक, और फिर क्या क्या तमाम बातें होंगी। तो और रोचक है ना, लालू जी के ही एक और समधी है ना, जो कांग्रेस के अल्पसंख्यक पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष है अजय सिंह यादव, हरियाणा वाले, तो वहां भी तो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है राजनीतिक रिश्ते जो होते हैं उसमें प्रतिद्वंदिता रिश्ते की वजह से कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। और वैसे जैसे प्रधानमंत्री का चर्चा की, लालू जी में और मुलायम सिंह जी में प्रतिद्वंदिता थी प्रधानमंत्री पद को लेकर। लेकिन उससे पहले की प्रतिद्वंदिता मैं आपको बताता हूँ कि जब 1990 में लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे, तो मुलायम सिंह जी उनको अरेस्ट करना चाहते थे कि वो उसको रोक के एक मसीहा बन जाएंगे पूरा के पूरे। लेकिन वीपी सिंह मुलायम सिंह को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं, इनको अरेस्ट नहीं करना है। और फिर उन्होंने लालू यादव को कहा, और लालू यादव के यहाँ पर अरेस्ट हुआ लालकृष्ण आडवाणी का। तो वो प्रतिद्वंदिता उस जमाने से उनके बीच में चल रही है। फिर जनता दल जिस तरह से टूटा है, और उसमें अलग अलग बड़ा यादव कौन की ही प्रतिद्वंदिता है ना? बड़ा यादव कौन है प्रतिद्वंदिता? तो ये सुविधा अनुसार राजनीति तो हुई हर्षवर्धन जी की, जब मन आया तब ब्राह्मण वर्सेस यादव कर दिया, जब मन आया तब यादव वर्सेस यादव कर दिया। राजनीति में ही तो ये सुविधा है। नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं, मतलब ठीक है, इसके बहुत लोग निहितार्थ निकाल रहे हैं। मेरी जो बातचीत हुई उस पूरे क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश में, इसका कोई ब्राह्मण यादव संघर्ष से लेना देना नहीं है, और ये होने वाला भी नहीं है।
जी। क्योंकि जहां पर ये घटना हुई उसके आसपास के यादव और ब्राह्मण लड़ने को तैयार नहीं है। कमाल की बात यह है कि बाहर के यादव और ब्राह्मण को यादव सभा और ब्राह्मण सभा बना के इटावा में जाना पड़ रहा है। वो एसएसपी ऑफिस के बाहर जाकर कुछ लोगों को जुटा नहीं पा रहे हैं। मुझे भी पहले ये लगा था, प्रथम दृष्टया मुझे भी लगा कि ये तो बड़ा भारी संघर्ष हो गया, लेकिन कोई संघर्ष नहीं होने वाला है, क्योंकि सबको सच्चाई पता है ये व्यक्ति फ्रॉड किस्म का आदमी है। इसके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हुए हैं और इसकी आप बातचीत सुने, इसके पहले के अगर आप कथा वाचन के दौरान के दृश्य देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या करता है। तो मुझे लगता है जातीय संघर्ष देने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो असफल होता दिख रहा है। ठीक, प्रशांत किशोर बिहार में वही राजनीति कर रहे हैं जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कभी की थी, और उस राजनीति से उन्होंने सत्ता भी हासिल की थी। प्रशांत किशोर किसी मुद्दे को काउंटर नहीं कर रहे हैं, एक नया नैरेटिव गढ़ते हैं, नया नैरेटिव गढ़ने की या फिर हम कहें कोशिश करते हैं। पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कभी जमीन पर, कभी चटाई पर, कभी मिट्टी पर बैठकर लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अपने भीतर में से निकला हुआ एक व्यक्ति उनकी आवाज उठा रहा है, उनके विषय उठा रहा है, उनकी समस्याओं को उठा रहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं जब राम मंदिर के लिए वोट किया तो मंदिर बना, जाति के नाम पर वोट किया तो सामाजिक बदलाव हुआ, लेकिन अब अपने बच्चों की शिक्षा, उनके फ्यूचर के लिए वोट करने का समय आ गया है। अब सवाल यह है कि पीके बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। तो 2013 वाला फॉर्मूला है, 2025 में काम करेगा या नहीं करेगा। शिक्षा को मुद्दा बनाकर राजनीति हमने अरविंद केजरीवाल की भी देखी है। हर्षवर्धन जी, चर्चा की शुरुआत इस हिस्से में भी आपसे करते हुए, नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज क्या बन सकते हैं प्रशांत किशोर? उनके सभा में जुट रही ये भीड़ है या फिर वोट है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी प्रशांत किशोर अपने लिए चुनौती हैं। अपने लिए चुनौती? बिल्कुल। वो प्रशांत किशोर जो लोगों को मुख्यमंत्री बनाने में, लोगों को सांसद विधायक बनाने में अपनी भूमिका अदा करते थे, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि भीड़ आना और वोट में कन्वर्ट हो जाना उसका बड़ा अंतर है। और 2 बार कम से कम सार्वजनिक तौर पर प्रशांत किशोर ये स्वीकार कर चुके हैं कि जो पैकेज होता है ना, जब वो प्रोडक्ट अच्छा होता है तब उस पैकेज की पैकेजिंग अच्छी होती है। तो अभी तो उनको अच्छा प्रोडक्ट बनना है, क्योंकि पैकेजिंग तो बड़ी अच्छी करते हैं। फिर मैं आपको काउंटर करूंगी, इस प्रोडक्ट में क्या कमी है? इन्हें राजनीति की समझ है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है उसकी समझ है। जिनको आज तक चुनाव लड़ाया वो भी जीते। आम लोगों के बीच में जा रहे अरविंद केजरीवाल भी तो यही कर रहे थे, पढ़ाई का मुद्दा उठा रहे थे, रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे, महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे, करप्शन फ्री सोसाइटी का मुद्दा उठा रहे थे। ये सारे मुद्दे तो काम कर चुके हैं ना पहले भी। प्रशांत किशोर के साथ क्यों नहीं? तब मैं याद दिला देता हूं कि सब लोग प्रिया पुष्पम को भूल चुके हैं। वो लड़की भी, प्रिया पुष्पम भी आई थी, बिहार के जनता दल यूनाइटेड के ही एक एमएलसी की बेटी हैं, पैसे वैसे ठीक ठाक हैं, कुछ मतलब विदेश से आई थी तो विदेशी रणनीति पर काम कर रही थी, हमेशा काले कपड़े पहनकर और उस तरह से प्रचार में जाती, तो वो भी ये कहती थी कि बिहार को कुछ तो नहीं मिला है। अच्छा, इसके अलावा मुद्दे क्या होते हैं? कोई भी राजनीति जब शुरू करता है तो कहता है बिजली सड़क पानी। अब बिजली सड़क पानी वाला बड़ा कम मुद्दा रह गया है, तो कुछ और जोड़ते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा जोड़ते हैं, लेकिन उस तरह से क्या ये मुद्दे कारगर होते हैं क्या? इस पर वोट पड़ता है क्या? और प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि चूंकि वो जहां पर आए हैं अभी वहां कोई आंदोलन की जमीन नहीं है, अभी वहां कोई ऐसा जिसको कहते हैं ना कुछ बज पॉइंट नहीं मिल रहा है। आप बाहर से भले देखें कि बड़ा ठीक है आंदोलन चल रहा है, उस धरती ने सबसे ज्यादा आंदोलन देखा। हम लोग तो अभी आपातकाल को याद कर रहे हैं ना 50 साल पे, तो वो बिहार तो पूरी तरह से उस आंदोलन की धरती था। केजरीवाल से तुलना इसलिए नहीं करनी चाहिए कि यहां उस तरह का आंदोलन एक हुआ, अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन की हवा में सवार होकर वहां पहुंचे और उसका उन्हें लाभ मिल गया। अरविंद केजरीवाल की असली राजनीति अब शुरू होगी। मुझे मतलब मेरा यह मानना है कि असल राजनीति अब शुरू होगी, अब वो जहां जाएंगे। प्रशांत किशोर को अभी बहुत कुछ करना है। इस चुनाव में वो 0 से 5% के बीच कहीं मत हासिल कर ले जाएं तो उनकी बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। बाकी तो सभी सीटों पर जीतने की बात वो कर ही रहे हैं। विजय जी, आपका क्या मत है? कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप केजरीवाल जी के साथ प्रशांत किशोर जी को जोड़ रहे हैं तो वही उनका नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि लोग समझते हैं बाबा भारती की कहानी। अब एक बार धोखा खा चुके लोग दिल्ली में कि आपने कहा था शिक्षा, नई राजनीति, नया रोजगार, नई व्यवस्था, और आप फिर वहीं पर आ गए और आप प्रशांत किशोर जी को केजरीवाल जी के साथ जोड़ रहे हैं तो लोग कहेंगे अच्छा ये भी केजरीवाल जी के साथ तरह ही बन जाएंगे। तो एक तो ये नुकसान कर रहे हैं आप उनका।
पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज भी बिहार में उस आंदोलन, बिल्कुल ठीक बात हुई, 75 का जो आंदोलन था वो तो नौजवानों ने किया मैं था। इसमें जाति और जोड़ दूं? जाति और जाति एक समस्या है प्रशांत किशोर के लिए। वो तो मैं अक्सर कहता हूँ, तो लोग यहाँ पर हमारे नाराज होते हैं, मैं तो उनको पांडे जी कहता हूँ। तो वो पांडे जी जो है वो बिहार की राजनीतिक, यहाँ पे लोग नहीं नाराज, वो नाराज होते हैं। बड़ी मुश्किल से प्रशांत किशोर तो वो बिहार की राजनीति में जो जाति की राजनीति है खासतौर से, और अभी जो जाति आरक्षण, जाति जनगणना, ये सब कुछ चल रहा है, और वैसे भी बिहार में जाति जनगणना पर, इसीलिए अभी प्रशांत जी नाराज हो गए थे किसी से कि आप जाति की बात बिहार में करते हैं। तो जाति की राजनीति वहाँ की सच्चाई है, वो चल रही है, और पांडे जी उसमें फिट नहीं बैठते हैं। दूसरा, आंदोलन की अभी वो जगह नहीं बनी है, और पैकेजिंग बिना प्रोडक्ट के नहीं चलती। और एक बात समझिए, आप कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत सारे बनाए, तो कितने डायरेक्टर्स को आप जानती हैं जो अच्छे हीरो बन गए? डायरेक्टर बनना, हीरो बनना, हर कोई राज कपूर तो होता नहीं है। सुभाष के कम से कम गाने में आ जाते हैं। हर कोई राज कपूर तो नहीं बन सकता। हर कपूर कोई राज कपूर नहीं बन सकता, लेकिन शुभकामनाएं कि वो अपने तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज अभी इट्स टू अर्ली टू से कि भाई उनको आप इग्नोर कर दें पूरी तरह से, लेकिन बहुत किंग मेकर वाले भूमिका में भी आएंगे, मुझे इसकी संभावना नहीं लगती आज की तारीख में। लेकिन वो आगे कैसे बढ़ते हैं, कितना काम करते हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं ऑल्टरनेटिव के तौर पर पूछ लेती हूँ समीर जी, ये किनका? कोई जाति जानने नहीं देना चाहता। हाँ। किशोर हो या कुमार, कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी जाति पता चले। अब विजय जी ये सब कर रहे हैं गड़बड़। नहीं, लेकिन ये ओपन सीक्रेट हो गया है, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीर जी, अब ये बताएं कि प्रशांत किशोर ऑल्टरनेटिव किसके बन सकते हैं? क्या वो नीतीश कुमार के ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं? क्या वो तेजस्वी यादव के ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं? लालू प्रसाद यादव की वो यादव पॉलिटिक्स, वो अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स के ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं? ऑल्टरनेटिव किसके बनेंगे प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर तो उनके अल्टरनेटिव बन सकते हैं जो इन दोनों की राजनीतिक त्रस्त है, जो लालू प्रसाद यादव के 15 साल की राजनीति जो त्रस्त रहे, लेकिन घूम फिर करके तो जनता वहीं पर वोट दे रही है ना सर। हाँ, तो अभी अल्टरनेट था नहीं ना लोगों के पास। दिल्ली में केजरीवाल आया तो लोगों ने ना भारतीय जनता पार्टी को दिया, ना अरविंद कांग्रेस को दिया। अल्टरनेटिव मिला तो अरविंद केजरीवाल को 10 साल प्रचंड बहुमत दिया दिल्ली की जनता ने। लोगों को तो विकल्प चाहिए ना। अगर जनता को लगता है कि भाई 15 साल का अगर लालू प्रसाद यादव का जंगल राज, वो 20 साल का नीतीश कुमार के शासन के बाद भी बिहार में बहुत प्रगति नहीं हुई है, और जिस मुद्दों को लेकर चल रहे, देखिए प्रशांत किशोर को बहुत हल्के से लेना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। वो राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी है, वो खुद चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पार्टियों को चुनाव लड़ाया, पार्टी की राजनीति को वो जानते हैं, बिहार की जाति का राजनीति को जानते हैं। लेकिन दूसरे के किंग बनने के रास्ते के वो अवरोध बन सकते हैं, निश्चित रूप से। गेम खराब कर सकते हैं। 2005 में रामविलास पासवान ने क्या किया था? 29 सीटों पर वो जीते और किंग मेकर बन गए। उन्होंने कहा मुसलमान मुख्यमंत्री बनाओ तो मैं समर्थन दूंगा। कोई मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं हुआ। फिर 6 महीने बाद नवंबर में चुनाव हुए 2005 में, तो किंग मेकर तो 20 से 25 सीटें लाकर भी अगर वोट कटता है, दूसरी चीजें बना जा सकता है, ऐसा नहीं है। और प्रशांत किशोर भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कोई अगर अच्छी शिक्षा की बात नहीं कर रहा, कोई जमीन सभा काम नहीं कर रहा, और प्रशांत किशोर के साथ कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं है, प्रशांत किशोर के साथ कोई भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं है, प्रशांत किशोर के साथ कोई आरोप नहीं है, स्वच्छ छवि का आदमी है। और ब्राह्मण है तो ठीक है, जाति के जयप्रकाश नारायण क्या निचली जाति के थे क्या, जिन्होंने बिहार के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया? जयप्रकाश नारायण कायस्थ थे, उनके पीछे लोग खड़े हुए ना पूरा बिहार जब उन्होंने आंदोलन किया। तो यह कह देना कि अगर जाति से होगा तो लोग जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण भी अगर प्रशांत किशोर है और लोगों को अपील करते, लोगों को लगता है कि भैया लालू के 20 साल और नीतीश कुमार के 20 साल के बाद प्रशांत किशोर जी अगर आपको सुन रहे होंगे अभी इसी वक्त, तो चलिए बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि 2 आलोचनाएं उन्होंने किया कि ऑल्टरनेटिव वो बन सकते हैं क्या। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्या प्रशांत किशोर जी ने वो खांचा फिक्स किया है कि वो किसके ऑल्टरनेटिव बनना चाहते हैं? अभी ये लड़ाई उन्होंने खुद ने तय नहीं की है कि वो तेजस्वी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या नीतीश कुमार के खिलाफ। तेजस्वी यादव के खिलाफ अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्यादा लालू यादव के खिलाफ नहीं बोलते। मैं एक छोटा सा कमेंट जो है, क्योंकि बहल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जितना रक्षा क्षेत्र के आप विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल साइंस में आपकी डॉक्टरेट की डिग्री है, आप पीएचडी होल्डर है, तो इसलिए अब ये जो कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, आपने उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और प्रशांत किशोर का रोल, ये आपने पूरा चर्चा सुनी, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मुझे एक चीज तो लगती है कि प्रशांत किशोर एक नए टाइप की राजनीति को लेके आना चाहते हैं, जिसमें वो खुद ऑल्टरनेटिव दिखना चाहते हैं कि पूरी कंट्री को यूनाइट कर रहे हैं। वो एक जगह पे नहीं जाना चाहते हैं, एक जाति पे नहीं जाना चाहते हैं, एक रिलीजन पे नहीं जाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो पूरे देश के लिए एक ऑल्टरनेटिव पार्टी बनाने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि बताया भी गया है कि ये फ्यूचर की सोच रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो इस इलेक्शन में जीतेंगे,
लेकिन यह जरूरी है कि वो किंग मेकर ना भी बने तो वो एक ऐसा ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे जिसकी वजह से आगे जाके उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट सर। तो आज ये जो प्रशांत किशोर के ऊपर हमने चर्चा की वो केजरीवाल से हमने शुरू की, और केजरीवाल से शुरू करने के पीछे मकसद ये था कि जो अगली खबर हमारी कहानी कुर्सी की में हम शामिल कर रहे हैं ये पंजाब से है। ड्रग्स, मनी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया की अब से थोड़ी देर में मोहाली के कोर्ट में पेशी होगी। खबर यह है कि अकाली दल कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर दिया। अकाली दल ने आरोप यह लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही है। पंजाब पुलिस ने एक दिन पहले विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ ड्रग्स, मनी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज की और कल उनके 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। मजीठिया की गिरफ्तारी के दौरान उनके घर पर जबरदस्त ड्रामा भी हुआ। पंजाब पुलिस के जवान जब मजीठिया के घर पहुंचे तो उस वक्त विक्रम मजीठिया अपने सपोर्टर्स से मुलाकात कर रहे थे और पुलिस के पहुंचते ही मजीठिया के समर्थकों ने पुलिस रेड की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने एक बाई इलेक्शन जीता और उसका असर यह हुआ कि विक्रम मजीठिया को अंडर कर दिया। पंजाब में चुनाव 2027 में होने हैं और अरविंद केजरीवाल ड्रग्स को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चल रहे हैं। अपनी इस मुहिम में अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया को ही ड्रग्स का पोस्टर बॉय बना दिया और दूसरी तरफ अकाली दल है जिसका पंजाब में हाल बड़ा बुरा है। वैसे तो बीजेपी भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अकाली दल का तो हाल बहुत बुरा है, कांग्रेस का भी हाल बुरा है। हाँ, पिछले चुनाव में सबसे बुरा प्रदर्शन अकाली दल का ही रहा, जबकि अरविंद केजरीवाल अभी से 2027 जीतने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे हम अरविंद केजरीवाल तक पहुंचते हैं। अब आप देखिए, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लें, उसके बाद इसकी सियासत से जुड़ा हुआ कुछ और हिस्सा आपके सामने रखेंगे। विजय जी, पंजाब का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी चिंता ड्रग्स है और ड्रग्स का मुद्दा उठाकर अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया है, उनके पार्टी ने एक सीट भी इसमें निकाली है। अब सवाल ये उठ रहा है कि विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स का पोस्टर बॉय बनाकर क्या वो एक बड़ा सेटबैक न सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के लिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, और अपने बड़े कमबैक के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पंजाब में ये बड़ा मुद्दा है ड्रग्स का जी। और मुद्दा राजनीति का ही नहीं, ये उस प्रदेश के संकट का, मतलब युवाओं के लिए पूरा जो सामाजिक संकट भी वहाँ पर बड़ा खड़ा हो गया है ड्रग्स को लेकर। और ये लंबा समय हो गया, कोई आज नहीं हुआ। जब भी आम आदमी पार्टी आई उससे पहले से भी ये बड़ा संकट लगातार वहाँ पर चलता रहा और बढ़ता भी रहा है। मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया उसको रोकने का, ऐसा नहीं है। लेकिन मजीठिया पोस्टर बॉय के तौर पर पहले भी उनका नाम हमेशा चलता रहा है ड्रग्स के कारोबार को लेकर। अब उससे वो कितना हासिल करते नहीं करते, मुझे लगता है केजरीवाल साहब को ड्रग्स के जंजाल से पंजाब कैसे छूटे। आपको याद हो वो एक उड़ता पंजाब मूवी आई थी, फिल्म आई थी, उसके बाद उस समय से आज तक बहुत ज्यादा बड़ा वहां पर मसला हो गया। तो इसको राजनीतिक संकट से ज्यादा अगर वो सामाजिक संकट के तौर पर इसको निपटाएंगे तो राजनीति उनकी अपने आप मजबूत हो जाएगी। अकाली दल तो वैसे भी अभी बहुत कमजोर स्थिति में है, कांग्रेस भी वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर है, ये आपने मुझे याद दिलाया। तो आम आदमी पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो इस सामाजिक संकट को यदि ठीक से निपटा लेगी, मतलब चाहे उसे वो आप क्रिमिनल एंगल से देखें, सोशल एंगल से देखें, पॉलिटिकल एंगल से देखें, लेकिन ड्रग्स पर पंजाब में कुछ ना कुछ नियंत्रण का काम होना चाहिए। विक्रम मजीठिया पर हुए एक्शन से पंजाब की सियासत कैसे गर्मा गई है, इससे जुड़ी हुई एक और खबर आपके सामने रख दूं। मजीठिया सुखबीर बादल की वाइफ यानी कि हरसिमरत कौर के भाई हैं, इसलिए हरसिमरत कौर ने भगवंत मान को चुनौती दी। दूसरी तरफ जब अमृतसर में मजीठिया की गिरफ्तारी हुई उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने मजीठिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं पर एक्शन लेकर मान सरकार ये मैसेज दे रही है कि जो भी पंजाब को नशे में धकेलने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो। भगवंत मान की केजरीवाल की बुखलाहट मैनू चुप कराउण दी, ओपोजिशन के लीडर्स नूं चुप कराउण दी, क्योंकि बहुत घट बोलते हैं, अज वेखण नूं मिली। अज मेरे ते कल रात नूं विजिलेंस का परचा दर्ज किया। अज एक
ਇੰਦਰਪਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਠੁੱਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੈਸ ਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਖਲਾਹਟ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਡਮੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਡਮੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ ਦਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਲਾਲੇ जितना जोर लाना हैगा। इतना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। ये वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर। और जब यही मैसेज दिल्ली में दिया गया था, जब शराब घोटाले का आरोप अरविंद केजरीवाल जी पर लगा था और वो जेल में थे, तब वो क्या कह रहे थे, आज वही बात मजीठिया भी कह रहे हैं, वही बात इस वक्त हरसिमरत कौर भी कह रही हैं। समय का फेर है, काल चक्र की बात से आज की चर्चा की शुरुआत हुई थी ना। हर्षवर्धन जी, अब सवाल ये है कि बड़े दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल जी दिखाई दिए हैं, दिल्ली इलेक्शन के बाद उनका ये रूप अब आज हमने कहीं जाकर देखा है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल पुरजोर तरीके से ताकत के साथ इन हो रहे हैं या आउट हो रहे हैं? देखिए, इन हो रहे हो या आउट हो रहे हो ये तो समय बताएगा, लेकिन बढ़िया से नहा धो के तैयार होके लंबे समय बाद दिख रहे हैं। बहुत दिनों बाद दिल्ली में दिखे, बहुत लंबे समय बाद। ऐसा दिल्ली में भी बहुत दिनों बाद, दिल्ली में भी बहुत दिन बाद दिखे हैं। और ये तो पंजाब ही रहते थे, बीच में तो लोग ये कहने लगे थे कि क्या मतलब सारा फीता अरविंद जी ही काट देंगे, सब नेम प्लेट उन्हीं की रह जाएगी, तो भगवंत भाई क्या करेंगे, उनका भी तो एक आध अलग से रहना चाहिए ना कि इनका वाला है। और सबने देखा कि वो लटक कर एक रोड शो चल रहा था, उसमें अरविंद जी सनरूफ पे ऊपर थे खुली हुई गाड़ी में, आजकल तो गाड़ियां शीशा हट जाता है ना, और भगवंत मान जी ऐसे लटके हुए जैसे सुरक्षा कर्मी लटके रहते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस उनको वहां मिल रहा था, यहां नहीं मिल पा रहा था। अब मूल बात, 2022 में सरकार बनी थी या 23 में, 22 या 23 में बनी, 22 में सरकार बनी थी। 2025 की जून आ गई, अब जाकर कार्रवाई करने की नौबत आ रही है। यानी इतने समय तक, इतने लंबे कालखंड तक क्या पंजाब की सरकार नशेड़ियों को, नशे के जो गिरोह चलाने वाले लोग थे उनको कहीं से समर्थन दे रही थी? क्या अब उसको डर लगने लगा कि दिल्ली का शराब घोटाला अगर अरविंद केजरीवाल की सत्ता ले सकता है तो भगवंत मान के ऊपर भी ये नशे के ऊपर कार्रवाई न करने सत्ता जा सकती, इसलिए मजीठिया पर कार्रवाई हुई? क्या अरविंद केजरीवाल तो भाषणों में मजीठिया पर कार्रवाई करने की बात करके तब पंजाब में सत्ता में आए थे। और निश्चित तौर पर नशा और ईसाई मतांतरण वहां पर जिसको कहते हैं ना कि गुरुद्वारे से ज्यादा बढ़िया उसी तरह की बनाकर चर्च बनाई जा रही है, उसकी चिंता कौन करेगा?
जिस तरह से वहां पूरे के पूरे दोआब इलाके में यह मामला तेजी से बढ़ रहा है, उसकी चिंता कौन करेगा? और उस पर अरविंद केजरीवाल बोलते तक नहीं। निश्चित तौर पर नशे पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मतांतरण पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब से जो पलायन हो रहा है, रोजगार के मौके नहीं बन रहे हैं, जो वहां जमीन सूख रही है खेती की वजह से, उस सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक काम इस सरकार ने किया नहीं, सिवाय वही मॉडल, फीता काटो, फोटो लगाओ, विज्ञापन दो। आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि वाकई में जिस तरह से धर्मांतरण इस वक्त पंजाब में हो रहा है, हम अक्सर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं, हम झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, यहाँ तक कि बंगाल तक की बात करते हैं, लेकिन बात उसमें पंजाब की भी होनी चाहिए। लेकिन बहल साहब, मैं एक बार आपके पास आ रही हूँ इस पूरे मुद्दे को लेकर। ड्रग्स कैसे पंजाब को खोखला करता जा रहा है, ये खबरें आपकी भी नजरों के सामने आती रही। बिल्कुल सही कह रहे हो। और जब भी मैंने पंजाब विजिट किया है तो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी आई थी। सबसे पहला मुद्दा ऑब्वियसली ड्रग्स का था, मैं उसको एंड में भी कवर करूंगा। और दूसरा मुद्दा था करप्शन का, कि जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट थे या ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क था, वो सारे के सारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू चलते थे और वही उनको रन करते थे। अभी तो एक ही नाम लिया हमने, मजीठिया का। तीसरी चीज आती थी कि जो पलायन चल रहा है वहां से यूथ का, और खासकर मैं उसको एक्सफिल्ट्रेशन कहता हूं, क्योंकि वहां से वो लोग इलीगली भी, आप देखिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है इस समय यूएस के अंदर इलीगल इंडियंस का, उसमें पंजाब के भी लोग आते हैं। और तीसरी चीज आ रही थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ था पिछले कई सालों में, और बहुत ही प्रॉब्लम हो रखी थी एम्प्लॉयमेंट पे और पंजाब की ग्रोथ पे। ज्यादातर एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स पे ही पंजाब डिपेंड कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स का मुद्दा था, उसने अंदर से पंजाब को खोखला कर दिया था। यूथ के ऊपर जब वो पड़ रहा था, और बहुत सारे यूथ इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे, और पाकिस्तान के ड्रोन्स आके उसको ड्रॉप करते हैं, ड्रग्स को और आर्म्स को, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, माता पिता को ये लग रहा था कि अगर हम अपने बच्चों को बाहर भेज दें वो तो अच्छा है, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, यूरोप में भी आप देखिए बहुत सारे पंजाब के लोग अब आके बस रहे हैं धीरे धीरे। तो पंजाब के अंदर जो वर्किंग कैपिटल यूथ का था, यूथ कैपिटल, वो बहुत कम हो गया था, और ड्रग्स इसका मेजर कारण था। और ड्रग्स के ऊपर पहले 3 साल, अभी आपके एक स्पीकर ने इतना अच्छा बोला कि 3 साल तक क्यों नहीं एक्शन किया। करप्शन में मैं एक चीज आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज भी करप्शन वैसे ही स्टेट पे है जैसे पहले थी। ये लोकल जनता का फीलिंग है, गलत हो सकता हूं लेकिन ये फीलिंग है। और ड्रग्स के ऊपर एक्शन भी अब लिया गया है। पिछले साल आपको देखा होगा, वीडियोस आए थे कि ड्रग्स वाले जीप्स को पकड़ा जा रहा था जिसमें पुलिस के लोग बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ड्रग्स पे एक्शन जो है बहुत लेट शुरू हुआ है, और वो शुरू हुआ है पॉलिटिकल गोल के लिए, जो कि इलेक्शन है 2027। पंजाब में लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी जीत के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए राज्यसभा जाने का रास्ता साफ कर चुकी है। दूसरी तरफ गुजरात ने भी अरविंद केजरीवाल को एक्साइट कर दिया है। गोपाल इटालिया विसावदर सीट से उपचुनाव जीते। हालांकि माना यह जा रहा है कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी के खाते में आने के पीछे कारण वोटाट सीट हाथ से जा भी सकती है, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी विधायक पार्टी से नाराज हैं और आज ही वो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस पर एक रिएक्शन समीर जी। देखिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी पहले तो ये बताएं कि राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी तो ये कह रही है उनको जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है राज्यसभा। देखिए, मैं पहले 2 लाइन में दोनों जो आम आदमी पार्टी ने जो सीटें जीती थी लुधियाना वेस्ट की, उसका एक जिक्र कर देता हूँ कि देखिए वहाँ तो भगवंत मान की सरकार रही है, तो ये माना जा सकता था कि ठीक है वो वहाँ से उनका मजबूत गढ़ रहा है तो वो जीत सकते हैं, जीतने की संभावना थी। मुझे लगता है कि विसावदर सीट जो जीती आम आदमी पार्टी ने, वो उनके लिए एक बड़ा राहत का काम रहा है, क्योंकि उनके विधायक ने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद वहां पर अगर वो विसावदर सीट जीतते हैं तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी खुशी की बात रहेगी गुजरात सीट जीतने की। विसावदर सीट निश्चित रूप से एक बड़ी गुजरात की उनके लिए राहत की बात होगी। अब देखिए, अब जो सांसद थे उनके संदीप अरोड़ा, वो विधायक बन गए, कैबिनेट मंत्री अब 2-3 दिन के अंदर बनना ही तय है उनका भगवंत मान में, वो इस्तीफा देंगे। 2022 में वो गए थे राज्यसभा, तो अभी जो राज्यसभा जाएंगे उसके पास 3 साल का कार्यकाल रहेगा। 3 साल का तो कार्यकाल हो चुका है, तो जो भी राज्यसभा जाएगा वो 3 साल के लिए जाएगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल क्या मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेजेंगे? क्या अरविंद सिसोदिया अपनी वाइफ को राज्यसभा भेजेंगे?
क्या अरविंद केजरीवाल किसी और नए चेहरे को राज्यसभा भेजेंगे? देखिए, राज्यसभा में तो आपके पास अभी 10 सांसद है, 3 दिल्ली के सांसद है और 7 पंजाब के 10 सांसद है। संजय सिंह आप राज्यसभा में आपकी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, अच्छे वक्ता है, राज्यसभा में अच्छा बोलते हैं, तो क्या मनीष सिसोदिया को भेज के आप संजय सिंह को पीछे करेंगे वहां पर, या कोई नया चेहरा लेकर आएंगे अब वहां पर? तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल बचेंगे राज्यसभा जाने से। उनको जिस तरीके से आरोप लगते रहे कि आप चुनाव हार गए और पंजाब की राजनीति को प्रभावित कर रहे हो, और आपने सांसद को इसलिए टिकट दिया था, राज्यसभा सांसद को, कि सीट खाली होगी और आप राज्यसभा जाओगे। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल बचने की कोशिश करेंगे और उन्हें बचना चाहिए। इस समय राज्यसभा नहीं जाना चाहिए, पार्टी किसी और को राज्यसभा भेजेगी। अब किसी को भेजती है देखने वाली बात होगी। हो सकता है सुनीता जी राज्यसभा चले जाए, क्योंकि फिलहाल वैसे अगर आप देखेंगे तो अभी एक राज्यसभा में तो आम आदमी संभावना कमी दिख रही है, लेकिन खैर आप लोग महिला सांसद एक राज्यसभा की सांसद की जो परेशानी कर रही है राज्यसभा के अंदर। जी जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक गाना है ना कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, और करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। तो अरविंद जी तो सब इनकार किए हैं ना, सब नाना किया है, राजनीति में नहीं आएंगे, कुर्सी नहीं लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं आज की तारीख में हम आम आदमी पार्टी की फेस वैल्यू पे जाएं तो कह रहे हैं कि हम राज्यसभा नहीं जाएंगे। तो क्या जरूरत थी भाई अपने एक राज्यसभा सदस्य को विधानसभा चुनाव लड़ाने की? कोई उसकी वजह है क्या? नहीं थी वजह। वजह सिर्फ एक थी, अरविंद जी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। वरना कोई भी मुझे ये बताए कि क्या वो निजी आवास में आज रहते हैं या सरकारी आवास में रहते हैं, तो वो जवाब उसका ये है सरकारी आवास में रहते हैं, वो भी दूसरे राज्यसभा सांसद के। तो जब जिसको इतना मोह नहीं छूट पा रहा है, वो एक फिल्मी डायलॉग है ना सर, मैं जो नहीं कहता वो मैं जरूर करता हूं। फिल्म की बात बाकी समीर जी कह रहे हैं तो वो सारे जो नहीं कहता वो जरूर करता हूं। हर्षवर्धन जी बात पूरी कर ले, डायलॉग मुझे इसीलिए लगता है ना। और देखिए अगर राजनीति के लिहाज से देखें तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में जाना चाहिए। आज हम उनको टीवी पर देख रहे हैं, लंबे समय के बाद वो दिखते हैं। राज्यसभा में होंगे तो उनकी आवाज, उनकी बात, उनका तरीका उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी। राजनीतिक तौर पर वो अपनी जो जिसको कहते हैं साख को गंवा चुके हैं दिल्ली चुनाव हारकर, उसको वापस लेने की कोशिश करेंगे। और राजनीति में ये सब चलता ही नहीं कि अरे आपने कहा था आप हो गए तो उन्हीं का समर्थक कुछ दिन ये तो केजरीवाल साहब को भी पता है। आप कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल जी ये बात समझ गए कि कहने वाली बात अलग होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि राज्यसभा में केजरीवाल साहब का जाना उनकी पार्टी के लिए एक मजबूत कदम हो सकता है। और जो राष्ट्र की राजनीति है उसमें जो एंटी बीजेपी पूरा जो ब्लॉक है उसमें भी वो अपनी मजबूत जगह बना सकते हैं, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की जगह वहां पर बनी नहीं है इंडिया ब्लॉक में। जी। और अब बात होगी एससीओ समिट की। चीन में एससीओ समिट में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। रक्षा मंत्रियों की इस बैठक में भारत ने जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट यानी कि साझा घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया। दरअसल साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ भारत की चिंताओं को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दरअसल चीन के किंगडाओ एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन का गवाह बना, जिसमें भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ शामिल हुए थे। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से पाकिस्तान को क्लियर कट मैसेज दे दिया कि बिजनेस और आतंकवाद साथ साथ नहीं हो सकते। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ देश सीमा पार कर आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं और फिर इससे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपिसेंटर सेफ नहीं है। आतंकवाद पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर कट है और अब जब साझा घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं है तो भारत ने इस पर साइन करने से इनकार कर दिया। In our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. Excellency, peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Dealing with these challenges require decisive action, and we must unite in our fight against these evils for our collective safety and security. It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences.
जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये एक बड़ा संदेश था और ये संदेश केवल पाकिस्तान के लिए नहीं था, आतंकवादियों के लिए नहीं था, बल्कि ये संदेश चीन के लिए भी था, क्योंकि चीन भी हम जानते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त बना हुआ है। मीनाक्षी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये 10 देशों का अलायंस जैसा है और इसमें मीटिंग्स होती हैं अलग अलग हेड लेवल पे भी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और लीडरशिप लेवल पे भी, और डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे भी। तो अभी जो मीटिंग हुई है वो डिफेंस मिनिस्टर के लेवल की मीटिंग है और इसका एम क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? इसके अंदर जो 10 कंट्रीज हैं, ज्यादातर रशिया, चीन, इंडिया, ईरान और पाकिस्तान और साथ में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और बेलारूस है। तो ये जो 10 देश हैं, इसमें जो मेजर पोर्शन है वो चीन, भारत, ईरान, रशिया और पाकिस्तान रोल प्ले करता है इसके अंदर। तो अगर ये डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है तो पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे बातचीत होनी चाहिए और सिक्योरिटी के अंदर आता है कि आतंकवाद। और ऑप सिंदूर के बाद ये पहली बार है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हैं ऐसी मीटिंग में या कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय विजिट के अंदर। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने, आपको याद होगा, एक रैट्स करके हमने बनाया था, एक विद इन दिस सबसेक्ट बनाया था, यानी कि वो था रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो हमने बनाया था। तो अगर डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग है तो सिक्योरिटी पे तो बात करेंगे ना, और सिक्योरिटी पे बात करेंगे तो ऑप सिंदूर की बात तो आएगी, क्योंकि वो इस सिक्योरिटी को, साउथ एशिया की सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज कर रहा था। तो पहलगांव अटैक की भी आएगी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी आएगी। और ये सारी चीजें जब आती हैं तो उनको बोलना पड़ेगा, इसका रूट कॉज को अगर रोकना है हमें आगे, तो हमको रोकना है रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ का। तो वो बात भी उन्होंने की, और रेडिकलाइजेशन को रोकना है और साथ में हमने पीस को बढ़ाना है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट अहम पार्ट होना चाहिए था। क्यों नहीं है? क्योंकि चीन जो है उसका और कोई मकसद है, उसका मकसद है एंटी वेस्टर्न अलायंस का, डॉलर की जगह यूएन को प्रमोट करने का और बीआरआई को प्रमोट करने का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो रोड्स बना रहे हैं चारों तरफ, उसको प्रमोट करने का। पाकिस्तान का आपको पता ही है, ईरान का आपको पता ही है। अगर पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं सेंटर ऑफ वर्ल्ड है, अपने आपको चीन सेंटर ऑफ वर्ल्ड बोलता है, हम कहते हैं पाकिस्तान सेंटर ऑफ वर्ल्ड है टेररिज्म का। उसी तरीके से ईरान भी हूतीज, हिजबुल्ला, हमस और बहुत सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं, उनको सपोर्ट करता है। तो वो क्या कभी भी इस जॉइंट डिक्लेरेशन के लिए अग्री करेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए? कभी नहीं करेंगे। और साथ में देखिए रशिया इस समय बहुत इन्वॉल्व है, रशिया यूक्रेन के अंदर वॉर के अंदर, तो वो इसके ऊपर बातचीत वैसे भी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बाद में राजनाथ जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया, सभी को दिया, और जब जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं की तो यह भी मैसेज दिया है कि अगर आप भारत की सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच सकते तो आप रीजनल सिक्योरिटी के बारे में कैसे सोचेंगे? और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलासोव से मुलाकात भी की। राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री के साथ हुई मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दी। राजनाथ सिंह ने लिखा कि किंगडाओ में रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलासोव से मिलकर खुशी हुई। हमने भारत रूस रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर ज्ञानवर्धक विचार विमर्श किया। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों और भारत की चुनौतियों पर विस्तार से बातचीत की है। तो मैं इस हिस्से पर आऊं, उससे पहले एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर और चीन की धरती से ही ये मैसेज सबको देकर राजनाथ सिंह ये बता रहे हैं कि भारत पर अगर हमला होता है, भारत के ऊपर अगर कोई आतंकी हमला होता है, उसकी संप्रभुता पर कोई हमला होता है, तो फिर भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। इसने पहले भी किया, आगे भी करेगा। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि अब इसमें तो दुनिया को भी कोई भ्रम नहीं है कि भारत उस जगह पर खड़ा है जहां दुनिया के जो टॉप कंट्रीज, हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी के लिहाज से हम चौथे सबसे बड़े देश हो गए, या हम दुनिया में जो डिफेंस फोर्स के लिहाज से हम किस जगह पर खड़े हैं। आज दुनिया में किसी भी तरह से अगर हम देखें तो उस जियो पॉलिटिकल इक्वेशन में जो वर्ल्ड लीडरशिप है उसमें हम खड़े हैं, हमें कोई इग्नोर करके नहीं जा सकता है। लेकिन यह भी एक इसी के साथ जुड़ी हुई चीज होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो जो दूसरे पावर इक्वेशन में पहले से खड़े लोग होते हैं उनमें हलचल होती है। और वही वजह है कि चाइना हो, अमेरिका हो या जो दूसरे ऐसे देश हैं, उनको लगता है कि भारत को किसी भी तरह से आप कोई दबाने का, उसको कोई एक कहे कि अलग तरीके का दबाव बनाने का कोई प्रयास कर सकते हैं क्या, उसमें उनको एक मोहरा दिखता है पाकिस्तान। और इसीलिए
चीन हो या अमेरिका, दोनों के बहुत इस वक्त लाडले दुलारे की तरह वो पाकिस्तान नजर आता है। भारत की अपनी भूमिका तय है। एससीओ जिन हितों के लिए बना था, अगर उससे इतर जाता है, और उसका सबसे मूल यह है कि इस पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बने। शांति और स्थिरता तब तक नहीं बन सकती जब तक पाकिस्तान आतंकवादी हरकतें बंद नहीं करता है। और अगर डिक्लेरेशन आ रहा था तो उसमें यह हिस्सा होना चाहिए था। पहलगाम में धर्म पूछकर उन इस्लामिक आतंकवादियों ने भारत के लोगों को मारा, इसके जिक्र के बिना कोई भी साझा बयान, साझा घोषणा पत्र नहीं आ सकता है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान एक तरह से कहें कि उन्होंने दुनिया के मंच पर अपनी ताकत फिर से स्थापित की है, वो कोशिश की है। भारत का एक हस्ताक्षर से इनकार ये बताता है विजय जी कि आतंकवाद को न माफ किया जा सकता था, ना माफ किया जा सकता है, और इसके लिए चीन को और बाकी अन्य देशों को भी भारत के साथ आकर खड़ा रहना होगा, वरना भारत उनके साथ नहीं खड़ा है। देखिए, जो एससीओ की बैठक में आज हुआ है उससे एक बात साफ हो गई कि ये सब लोग भारत को एक ताकतवर मुल्क की तरह देख रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि उसकी ताकत को कैसे रोका जा सके। तो सब लोग, हमेशा ऐसा होता है ना, आप कमजोर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और एससीओ का जो मकसद है शांति का और खासतौर से रक्षा के मसले को लेकर, उसमें यदि आतंकवाद पर चर्चा नहीं होती, लेकिन आतंकवाद पर चर्चा कैसे होगी? अभी जैसे पहल साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि जितने प्रॉक्सी वॉर हैं वो ईरान भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है और चीन उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये तीन बड़े मुल्क, मतलब जो तीन लोग एक साथ खड़े हैं, उनके इंटरेस्ट इससे नुकसान पहुंचते हैं कि वो कैसे इस बात पर तैयार होंगे, चाहे वो हूती की बात हो, हिजबुल्लाह की बात हो, या लश्कर तैयबा की बात हो, या जितने भी लोग हों प्रॉक्सी वार में जो लोग शामिल हैं, जिसे हम प्रॉक्सी वार ही कहते हैं। तो क्या भारत को उसमें आतंकवाद पर इस तरह की बात होनी चाहिए? लेकिन मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ। मुझे 2004 की बात याद आती है कि 2004 में सार्क सम्मेलन हो रहा था और पाकिस्तान में वो हुआ था, इस्लामाबाद में। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वो वहाँ गए थे और जनरल परवेज मुशर्रफ उस समय राष्ट्रपति थे वहाँ। और सार्क सम्मेलन में 17 लाइन का एक स्टेटमेंट जारी किया गया था जिसमें पाकिस्तान ने इस बात पर राजी हुए थे, सहमति दी थी कि हम अपनी ज़मीन से आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट ये था कि हम आतंकवाद को अपनी ज़मीन से नहीं पनपने देंगे। मैं समझता हूँ कि जो आज राजनाथ जी ने किया वो तो एक बड़ा काम है, लेकिन यदि डिप्लोमेसी लेवल पर, क्योंकि एससीओ की बैठक का जो साझा बयान भी होता है वो कोई उस समय तो तैयार नहीं हो रहा होता है, इस पर यदि हमारी डिप्लोमेसी के लेवल पर कुछ काम पहले किया जाता तो हम इस बात पर जोर दे सकते थे कि आतंकवाद को उस साझा बयान में शामिल किया जाना चाहिए। अच्छा, आज जो रुख रखा वो तो स्पष्ट है। मैं एक बात बहुत मजबूती मिली। मैं आ रही हूँ फिर आपके पास, लेकिन उस सार्क की आपने जो बात, एक उदाहरण आपने दिया, उन्होंने ये कहा कि ज़मीन को आतंकवाद के लिए पनपने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी क्या, अब जो उसने लिखा, जो उसने कहा, उस पर पाकिस्तान कायम रहा। सवाल ये भी तो ना, मैं आपसे ये कह रही हूँ, मैं तो इसका एक और पहलू ये भी कह रही हूँ कि वो अपने कुछ भी डिक्लेयर करे, लेकिन वो करते क्या है उस पर सारी चीजें निर्भर करती है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डिप्लोमेसी के लेवल पर और क्या किया जा सकता था। भारत का एक मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आप टेररिज्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, टेररिज्म को अपने डिक्लेरेशन में शामिल नहीं करेंगे, तब तक भारत आपके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन वो क्यों टेररिज्म का शब्द नहीं आया, आपका प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए, क्योंकि जो एससीओ की या इस तरह के प्लेटफॉर्म की जो भी मीटिंग्स होती हैं वो एक लंबा प्रोसेस के साथ होती है। ये सब चीजें वहां पर जो हो रही हैं उसमें से कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया है। अचानक ये हुआ कि उसमें शामिल नहीं किया गया था, या तो भारत ये समझता था डिप्लोमेटिक लेवल पे कि आतंकवाद उसमें शामिल किया जाएगा शब्द को जी, और भारत को बाद में पता चला, और उस पर मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहादुरी का, मतलब बेहतर काम किया राजनाथ जी ने या भारत सरकार ने कि उस पर साइन नहीं किए और अपना रुख स्पष्ट कर दिया। लेकिन मैं जितनी डिप्लोमेसी को समझता हूँ, जितनी मैंने स्टडी की है, उसमें ये एक्सरसाइज हमें पहले की जानी चाहिए थी और बेहतर होता कि आतंकवाद का शब्द उसमें शामिल होता, क्योंकि एससीओ के जितने देश हैं उसमें भारत किसी भी हालत में कमजोर स्थिति में नहीं है। ठीक, एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर चीन में एससीओ की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सूचना मंत्री आतंकवादियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। एक वीडियो में आपको दिखाती हूं, ये वीडियो इसी खबर की गवाही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान का सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार लश्कर का आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख के साथ मीटिंग कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान का डबल स्टैंडर्ड दुनिया के सामने एक बार फिर हम रख रहे हैं।
पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर चीन में एससीओ की बैठक में शामिल होता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार आतंकवादियों के साथ बंद कमरे में मीटिंग करता है। इस बैठक में आतंकी शामिल है। इनका तार पहलगाम टेरर अटैक से जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में आतंकवादियों और सरकार के बीच का गठजोड़ न जाने कितनी बार भारत ने सामने रखा है। एक और तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार बनियान अल मरसूस सम्मेलन कर रही है। इसमें लश्कर के आतंकी शामिल हो रहे हैं। आतंकी कारी याकूब शेख लश्कर हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद के साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखें तस्वीरें आप जरा, और बंद कमरे में ये मीटिंग हो रही है। मक्की भी दिखाई दे रहा है मीटिंग में। मैं आ रही हूँ सर आपके पास। ये पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की जननी है। पूरे देश के अंदर अगर आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है तो पाकिस्तान करता है, और खासतौर से भारत के अंदर करता है। जहाँ तक एससीओ की बात है, मैं दो बातें इसमें जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, राजनाथ सिंह ने वही बात वहाँ पर जाकर बहुत स्पष्ट तरीके से कही जो देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि भाई ट्रेड और टॉक साथ में नहीं चल सकता, ट्रेड और टेररिज्म साथ में नहीं चल सकता, और खून और पानी साथ में नहीं बह सकता। आपको तय करना पड़ेगा कि आप भारत का कैसे संबंध चाहते हो। जब चीन में जाकर राजनाथ सिंह कहते हैं तो उन्होंने चीन को भी संदेश दिया है कि अगर आप डोकलाम जैसी गतिविधि करोगे तो आपको वैसे ही जवाब मिलेगा जैसे हमने पाकिस्तान को पहलगाम के बाद जवाब दिया था। तो मुझे लग रहा है कि भारत का संदेश बहुत साफ है, और रक्षा मंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से इसे वहां पर जाकर दोनों देशों को बता दिया होगा। और जब तक पाकिस्तान की बात है, आप देखिए पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद जब आतंकवादियों की जनाजे में, तो आप देखिए वहां के सेना के अधिकारी जा रहे थे। सेना प्रमुख अगर आसिम मुनीर अगर आतंकवादियों के साथ बैठक के करेंगे तो फिर सूचना मंत्री की तो क्या हैसियत है। आज तो वहां पर पूरी सरकार आज की तारीख मुनीर चला रहे हैं, कमांडर इन चीफ बन गए, वो सारे आतंकवादियों को पनाह पाकिस्तान दे रहा है। तो ये खुला देश है जहां आतंकवादियों के लिए कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया भर के आतंकवादी जाते हैं, और भारत के खिलाफ तो पाकिस्तान का खुला समर्थन रहा है। दुनिया से पैसा इकट्ठा करता है, और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए जो लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, भारत ने उसे घर में घुसकर जिस तरीके से, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, ये बता दिया। और ये बता दिया कि अभी सिर्फ अल्प विराम लगा है, अभी पूर्ण विराम नहीं हुआ। ये संघर्ष विराम हमने सिर्फ कुछ दिनों के लिए रोका है। अगर हरकत करोगे तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तो सुधरने वाला नहीं है। अभी फिर मौका आएगा कि उसको फिर सबक भारत सिखाएगा, उसके बाद ही मुझे लग रहा है। और फिर तो उसको तो अमेरिका का साथ मिलता है। लाडला बोल देते हैं ट्रंप उसको। ईरान पे हमला करते हो, फिर कह देते कि भाई इमरान अच्छे से लड़ा, इमरान को चीन को तेल बेच सकता है, ईरान का नुकसान हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की हरकतों को अमेरिका को भी देखना चाहिए। ये पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदों का दोस्ताना इसलिए ना बहल सर कि इनकी जरूरत उन्हें है और उनकी जरूरत आतंकवादियों को है। दोनों एक दूसरे के चेहरे हैं, पूरक है। मीनाक्षी जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। अगर आप पाकिस्तान के वजूद देखें आर्मी का, तो वजूद क्यों है? क्योंकि एक थ्रेट है। थ्रेट क्या है? भारत है। और मुद्दा क्या है? कश्मीर है। तो ये इनको हमेशा उठाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी चीज आ जाती है कि पाकिस्तान आर्मी एक डीप स्टेट भी है। अपने पॉलिटिकल लीडर्स को वो कठपुतलियों की तरह नचाती है। अगर वो कठपुतलियों की तरह नचाती है और भारत एक थ्रेट है, तो और फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस दोनों को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। इसी वजह से आपने देखा कि ट्रंप की बिरयानी किसने खाई? मुनीर ने खाई। और साथ में आके डिसीजंस किसने लिए कि पाकिस्तान कैसे सपोर्ट करेगा अमेरिका को ईरान में, कैसे उनको देगा न्यूक्लियर पीस प्राइज के लिए, उनको प्रमोट करेगा। तो वो सारे मेजर डिसीजन जो एक देश के नेता लेते हैं, वो उनके जगह पे मुनीर लेते हैं। पर ये कंट्रोल कैसे है? ये कंट्रोल ऐसे है कि उनका वजूद है भारत एक थ्रेट, और उनका वजूद है कि भारत को कन्वेंशनल तरीके से तो वो ले नहीं सकते, कन्वेंशनल तरीके से मार नहीं सकते। अभी इतनी बुरी मार खाई थी, 90 घंटे के अंदर बेचारे आ गए थे अपने घुटनों के अंदर। तो कहीं ना कहीं उनको एक ही रास्ता दिखता है, जो कि भुट्टो और जनरल जिया ने उसको इंप्लीमेंट किया था, वो है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। और वो कैसे कर सकते हैं? वो आतंकवाद से कर सकते हैं। और इसी वजह से तब से लेके आज तक इस्लामाइजेशन प्रोसेस और आतंकवाद का जो एक क्लोज लिंक है इन पाकिस्तान आर्मी के साथ, उनकी मीटिंग्स में जाते हैं। अभी आपने देखा जब हमारी एयरफोर्स ने मारा था भावलपुर के अंदर, और उसमें कई 12 से 14 के करीब नियर रिलेटिव्स मारे गए थे मसूद अजहर के, तो कौन आया था फ्यूनरल पे? आतंकी फ्यूनरल पे आतंकी आए, और पाकिस्तान आर्मी आया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, आर्मी चीफ का रीथ भी था वहां पे, और साथ में पाकिस्तान के फ्लैग में उनके कॉफिन लपेटे गए थे। बिल्कुल ठीक बात है।
पाकिस्तान वीडियो इन जो है दिनों ना, जी जी इनको जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, आपने दिखाए हैं, ये उन्होंने लीक नहीं हुए वीडियो, ये वीडियो रिलीज किए गए, क्योंकि पाकिस्तान को कोई इसमें शर्म नहीं है कि वो आतंकवादियों के साथ नहीं है, बल्कि वो ये वीडियो रिलीज करके आतंकवादियों को कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। ये एक मैसेज है, ये उनके लिए सामान्य है। सामान्य है, मतलब ये हम समझे कि कोई वीडियो लीक हो गया, ऐसा नहीं है। वो पाकिस्तान चलाकर ये वीडियो रिलीज करता है ताकि आतंकवादियों को ये भरोसा दिलाए कि उसकी सरकार, उसकी सेना उनके साथ है। और चलिए आगे एक और बढ़िए। सामान्य बात पाकिस्तान में आजकल क्या हो गई, वो खबर भी आपको बता देती हूँ। पाकिस्तान में इन दिनों भारत का डर भी बड़ा सामान्य हो गया है। हर व्यक्ति को हो रहा है, हर जर्नलिस्ट को हो रहा है, वहां के नेताओं को हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक चेतावनी को ध्यान से सुन रहा है पाकिस्तान, समझने और समझाने की कोशिश भी कर रहा है। और इस काम में लगे हुए हैं लश्कर के आतंकी, जो बंद कमरों में मोदी की स्पीच सुन रहे हैं, कुर्सी लगाकर सुन रहे हैं, उस पर आतंकवादियों को बिठाकर टेबल पर प्रोजेक्टर लगाकर सब कुछ सुनाया जा रहा है। स्क्रीन पर मोदी का वीडियो चलाकर आतंकवादियों के हाथ में कागज और पेन पकड़ाए जा रहे हैं, कुछ कुछ नोट भी कराया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए इन आतंकवादियों के जरिए फिर कोई नापाक साजिश तो नहीं रच रहा है। हर्षवर्धन जी, ऐसे प्रोजेक्टर पर मोदी की स्पीच सुनाकर फिर कागज पेन पकड़ाकर क्या मतलब क्या डिक्टेशन दिया जा रहा है वहां पर? नहीं देखिए, चाहे डर से ही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के हाथ में कलम भी पकड़ा दी। वैसे तो ये सुधरेंगे नहीं, ये करेंगे वही जिसके लिए इनको सिखाया जाता है कि इस दुनिया में तो है नहीं, किसी दूसरी दुनिया में सब इनके लिए है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान अब जो भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, उसको इतना तो अनुमान है कि अब बहुत, जिसको कहते हैं कि रिएक्शन टाइम जो होगा वो बहुत जबरदस्त होगा, जो इसकी स्केल और स्पीड है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। और इस बार तो हमने सिर्फ अलग अलग सोर्सेस से सुना कि किराना हिल्स पर क्या हो गया, रेडिएशन हुआ कि नहीं हुआ, कहां भूकंप आ गया। इस बार सच में तो वो सब होगा। और जिस तरह की कार्रवाई हमने पहले दिन आधे घंटे में और उसके बाद अलग अलग 3 रातों में की है, वो दुनिया के किसी भी मिलिट्री के, जो कहते हैं ना कि उनके एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक बड़े उदाहरण के तौर पर उसको प्रस्तुत किया जाएगा, जो काम हमने कर दिखाया। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की मुश्किल है, हर बार पिटने के बाद उसको लगता है कि ये एक काम कर लेंगे तो शायद हम फिर से वो जो मुस्लिम उम्मा को खुश करना, या जो गजवाए हिंद जैसा, या जो अभी सर कह रहे थे जिस तरह से कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की कोशिश, वो हम कर पाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान को ये कोई गलतफहमी है कि कोई चीन या अमेरिका या कोई और देश होगा जिसकी ताकत से हम बच पाएंगे। पाकिस्तान अपने सर्वनाश की ओर बढ़ेगा अगर ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को या उनको सुनकर वो रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो मोदी ने कहा, गोली चली तो गोला चलेगा। एक और खबर, ये खबर अमेरिका से है। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क को बहुत जल्द भारतीय मूल का मुस्लिम मेयर मिल सकता है। 33 साल के ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कल मेयर के चुनाव के प्राइमरी इलेक्शन में उन्होंने सबसे ज्यादा वोट हासिल करके जीत दर्ज की है। अब नवंबर में होने वाले चुनाव में यह तय होगा कि मेयर कौन बनेगा। ज़ोहरान क्वामे ममदानी भारतीय मूल के युगांडा के एकेडमिक महमूद ममदानी और फिल्म निर्देशक मीरा नायर के बेटे हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नई राजनीति की वकालत करते हैं। इस वक्त वो न्यूयॉर्क स्टेट की असेंबली के सदस्य हैं। ज़ोहरान ने मेयर का चुनाव जीतने पर न्यूयॉर्क के लोगों को फ्री में बस सर्विस, किराने की सस्ती दुकानें की सुविधा देने का वादा, और साथ ही साथ अपनी जीत के बाद ज़ोहरान ने यह भी कहा कि ये इतिहास रचने की शुरुआत है। Tonight, we made history. In the words of Nelson Mandela, it always seems impossible until it is done. My friends, we have done it. I will be your Democratic nominee for the mayor of New York. An hour ago, I spoke with Andrew Cuomo about the need to bring this city together, as he called me to concede the race.
ये एक नया इतिहास होगा विजय फिर अगर ये मेयर की कुर्सी पर बैठते हैं फहरान। बहुत बड़ा इतिहास भी होगा, लेकिन मैं उनका भाषण सुना तो बहुत इम्प्रेसिव भाषण उन्होंने दिया है, और जिस तरह से पूरे न्यूयॉर्क और यूथ उसमें वहाँ पर मौजूद है और पूरे न्यूयॉर्क की शक्ल बदलने की बात की, और फिर वहीं पर वो लड़ाई आ गई कि उन्होंने कहा कि बिलियनर्स के भरोसे नहीं चलेंगे। अच्छा, ये फ्री वाली पॉलिटिक्स वहाँ चल रही है, न्यूयॉर्क में भी वही फ्री वाली पॉलिटिक्स चल रही है, और उन्होंने कहा कि मैं बिलियनर्स के भरोसे नहीं चलूंगा। वो ट्रंप पर सीधा एक मेयर के इलेक्शन में वो ट्रंप से सीधा भिड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ की परेशानी क्या है न्यूयॉर्क की? अभी उनको 43% वोट मिले इसमें प्राइमरी इलेक्शन में। मुश्किल क्या है कि न्यूयॉर्क में जो माइनॉरिटी की जो आबादी है वो उस तरह नहीं है, वहाँ पे जूइश जो है वो सबसे बड़ी आबादी है, और वो मोमडन है ही। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने पूरे भाषण को यदि आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि जूइश आबादी क्या ममदानी को पसंद करेगी कि नहीं करेगी, ये बात है। लेकिन अगर वो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से, रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से, तो वो कितना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन जो भाषण था वो बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने दिया। ट्रंप के साथ सीधा मुकाबला वो वहां पे करते दिखाई दे रहे हैं, और जो आपने कहा कि फ्री की पॉलिटिक्स जो है, इनका एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे राष्ट्रपति का, तो जोरान का एक वीडियो वायरल हुआ था कि अब बर्बादी के लिए तैयार हो जाइए। हाँ। उन्होंने एक वीडियो किया था, हालांकि उस समय बहुत बड़े फिगर नहीं थे, लेकिन वो बड़ा चर्चा में उनका रहा था कि उन्होंने कहा था कि अब अमेरिका को बर्बादी के लिए तैयार रहना चाहिए, हमने ट्रंप को राष्ट्रपति चुन लिया है। अब इनके जब लग रहा है कि सबसे बड़े शहर के मेयर बनेंगे, तो ट्रंप ने बोल दिया कि वो पागल वामपंथी। ट्रंप भी अब अपना मतलब लग रहा है कि भाई इतना विरोधी आदमी अगर एक अमेरिका के बड़े शहर का मेयर बनेगा तो ये ट्रंप के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, और जीतने की संभावना बेसिकली 10 सेकंड सिर्फ 2 लाइनों में। जोहरान ममदानी की सबसे बड़ी क्लेम ऑफ फेम है नरेंद्र मोदी को वॉर क्रिमिनल कहना। मैं गुजराती हूं और वो मास मर्डरर है ये कहना। नेतन्याहू को पहला मौका मिलते ही गिरफ्तार करके जेल में डालूंगा ये कहना। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करना है, लेकिन सारे विचार जो रेडिकल मुस्लिम्स के होते हैं वो रखना। चेहरा कुछ है, और मैं फिर कह रहा हूं जोहरान ममदानी की जो भारतीय आइडेंटिटी है उसको लेकर वही लोग खुश हैं जो लगातार यहां नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, वहां डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी हैं। बड़ा साफ साफ खांचा दिखता है। चुनाव कौन जीतेगा ये तो जाहिर है कि एक मतलब परिणाम उसके बाद आएंगे देखने को मिलेगा। 41 साल के बाद भारत का एक और सपना सच होने जा रहा है। अगले 2 ही घंटे में भारत इतिहास रच देगा जब एक हिंदुस्तानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर अपना पहला कदम रखेगा। हिंदुस्तान की शान, हिंदुस्तान का अभिमान, शुभांशु शुक्ला ISS पर पहला कदम रखने वाले हैं। वो ISS पर पहुंचने वाले भारत के पहले एस्ट्रोनॉट बनेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी हिंदुस्तानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नहीं पहुंचा है। 41 साल पहले 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में अपना कदम रखा था, लेकिन ISS पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय होंगे। बड़ी खबर एक बार फिर आपको दे दें, अब से थोड़ी देर में स्पेसक्राफ्ट का ISS के साथ डॉकिंग का सिलसिला शुरू होगा। डॉकिंग होने के बाद एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ISS अंदर जाएंगे। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल होंगे। डॉकिंग वो प्रक्रिया है जो आपके इस ह्यूमन क्राफ्ट को इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ती है, और इसी के साथ शुभांशु शुक्ला एक इतिहास रच देंगे। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय होंगे। ये एक मैसेज जो उन्होंने भेजा है ये बड़ा दिलचस्प है, और इस मैसेज में उन्होंने बताया है कि कैसे वो जीरो ग्रेविटी की आदत डाल रहे हैं, जीरो ग्रेविटी में चलना सीख रहे हैं, खुद को संभालने की आदत डाल रहे हैं। आप उनका बयान सुने। Hello everyone, Namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies, and wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. But when the ride started, it was something like you're getting pushed back into the seat. It was an amazing ride, and then suddenly nothing, everything silenced, and you were just floating. You unbuckle and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. We showed you joy and grace. You know, this is swan, a great symbol. It looks really cute, but we have a very important swan in our Indian culture, which we
about swan symbolizes wisdom. I've been told that I've been sleeping a lot, which is a good sign. So I think that's a great sign. I'm getting used to this quite well, enjoying the views, enjoying the entire experience, learning like a baby, learning the new steps, learning how to walk, learning how to control yourself, everything, learning how to eat, I think. So it's a new environment, new challenge, and I'm really enjoying this experience with my fellow astronauts here. एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला को लेकर स्पेसक्राफ्ट आईएसएस पर पहुंचने वाले हैं और थोड़ी ही देर में डॉकिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आखिर ये डॉकिंग क्या होती है वो भी आप जान लें। जब दो अंतरिक्ष यानों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को डॉकिंग कहते हैं। यहां स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से जोड़ा जाएगा। इसके बाद शुभांशु शुक्ला समेत चारों एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से निकलकर आईएसएस के अंदर चले जाएंगे। डॉकिंग का प्रोसेस बहुत कठिन प्रक्रिया है। ये किसी भी मिशन का सबसे टफ स्टेप है क्योंकि इस दौरान दोनों स्पेसक्राफ्ट को जोड़ना होता है। आईएसएस खुद 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, यानी कि 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की स्पीड से आईएसएस पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को भी ये स्पीड मेंटेन करनी होगी। इतना ही नहीं, आईएसएस पृथ्वी से 418 किलोमीटर की ऊंचाई पर 27,000 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को भी 418 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचना होगा। साथ ही स्पेस स्टेशन के साथ जुड़ने के लिए स्पेसक्राफ्ट को एक लाइन में आना होता है। इसके लिए वो अपने अंदर लगे हुए छोटे छोटे बूस्टर्स का उपयोग करता है, अपनी दिशा को बदलता है और फिर सटीकता के साथ आगे बढ़ते हुए ठीक डॉकिंग साइट पर जुड़ता है। स्पेसक्राफ्ट में फुलहा डेक्रो थस्टर है, इसकी मदद से ये डॉकिंग करने में कामयाब होते हैं। इस दौरान दोनों अंतरिक्ष यानों के गेट को एक दूसरे के सामने रखकर जोड़ा जाता है और फिर हैच को खोला जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट के अंदर से निकलकर एस्ट्रोनॉट आईएसएस के अंदर जा सके। इस पूरे प्रोसेस में ऑटोनॉमस यानी कि ये कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। इसमें आप खुद ही समझ सकते हैं, जब इतनी ऊंचाई पर है, इतनी स्पीड पर है, तो ये करना एक जटिल प्रक्रिया है और ये सब कुछ एक ऑटोनॉमस प्रोसेस है, यानी कि कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। हमारे दो सहयोगी दिल्ली से अनामिका गौड़ और बेंगलुरु से टी राघवन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जल्दी से राघवन, आप ये बताएं, इस वक्त हर भारतीय इंतजार कर रहा है, वहां अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, इसरो के जरिए आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखिए, जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है मीनाक्षी, वो ये है कि इनिशिएशन जो है अप्रोच का वो कुछ मिनटों पहले शुरू हो गया है। आपने बताया कि तकरीबन 420 किलोमीटर ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फिलहाल मौजूद है। तो हमें ये बताया गया है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को जो क्रू ड्रैगन मॉड्यूल लेकर गया है वो तकरीबन 418 किलोमीटर की जो दूरी है वो पूरी कर चुका है, यानी 2 किलोमीटर से लेकर 2.7 किलोमीटर के आसपास अभी वो वहाँ पर है। उसके बाद अब जो है वो इनिशिएशन अप्रोच जब हो जाएगा, अप्रोच इनिशिएशन प्रोसेस जिसे कहा जाता है, जिसका कमांड कुछ देर पहले मिला है, तो अब वो धीरे धीरे आईएसएस की ओर बढ़ना शुरू करेगा। उसके 2 वे पॉइंट होते हैं मीनाक्षी, अगर सरल शब्दों में समझे तो कुछ दूरियों के बाद एक एक बार उन पूरे पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, फिर उसे और आगे बढ़ाया जाता है। तो पहला जो वे पॉइंट होगा वो होगा 220 मीटर का, दूसरा जो होगा वो होगा 20 मीटर का। उसके बाद डॉकिंग, जिसे 2 सैटेलाइट का आपस में मिलन कह सकते हैं, वो शुरू होगा। जैसा आपने कहा, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप इसे करना होगा। इसी वजह से हम मान सकते हैं कि लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त इसमें लगता है। जी, आप बने रहे हमारे साथ। राघवन, अनामिका गौड़ इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह कैबिनेट मिनिस्टर के घर से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर हर भारतीय उत्साहित है और जब एक मिनिस्टर के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, वो और ज्यादा उत्साहित होंगे। इस वक्त आप वहां की क्या तस्वीरें दिखाएंगे, क्या जानकारी साझा करेंगी?
बिल्कुल मीनाक्षी, लगभग 118 मिनट का समय बचा है, केवल 118 मिनट बचे हैं जब पहला भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचेगा शुभांशु शुक्ला का वो मैसेज जो सुबह आज पूरी दुनिया ने सुना, नमस्कार फ्रॉम स्पेस। तो ये मैसेज जो है वो सभी भारतीयों को आज गौरवान्वित करता है और दिल्ली समेत पूरे भारत के अलग अलग स्टेट में आज लाइव स्ट्रीमिंग देखी जाएगी इस डॉकिंग के पूरे प्रोसेस की। और जो ड्रैगन कैप्सूल है जिसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट शामिल हैं शुभांशु शुक्ला, उनके लिए सभी प्रे कर रहे हैं और सभी उत्साहित हैं। कुछ ही देर में मीनाक्षी जब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी तो सभी भारतीय और सभी मिनिस्टर, इस समय जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो भी इस स्क्रीनिंग का हिस्सा होंगे और लाइव इस प्रक्रिया को देखेंगे। मीनाक्षी, एयर कॉमोडर एएस बहल साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं और मैं ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रही हूँ जो लगातार वहाँ से रिपोर्ट की जा रही है। सर, ये गूस बम्प्स देने वाला मोमेंट होता है। मीनाक्षी जी, बहुत ही आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, इसको देखते ही इतनी खुशी हो रही है और ये लग रहा है कि अपने आप को कितना प्राउड फील करा रहे हैं कि हम इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन का जो मिशन पायलट है वो भारतीय है। और ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है कि शुक्ला जी जो करेंगे इसको फाइनल मनूवरिंग में कंट्रोल्स पे रहेंगे, लेकिन सब कुछ ऑटोनोमस है क्योंकि देखिए इसमें कई ऐसे प्रतिक्रियाएं होती है जो माइन्यूटली, बहुत ही सेंटीमीटर से भी कम जो होता है उसकी एक्यूरेसी चाहिए। अब सबसे पहले आपके बड़े ही अच्छा संवाददाता ने बताया था कि वे पॉइंट 0 पे पहले आता है। वे पॉइंट 0 क्या होता है? ये अगर चल रहा है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो एक ह्यूज लेबोरेटरी की तरह है, तो उसमें 43 मॉड्यूल्स हैं और वो चल रहा है किस स्पीड पे? 27,000 किलोमीटर पर आवर। और ये पहले उसके नीचे आता है, 400 मीटर नीचे आता है, उसके बाद ये जाता है उसके पीछे 220 मीटर पीछे जो कि वे पॉइंट 1 है, और उसके बाद आता है 20 मीटर पे यानी कि वे पॉइंट 2, और उसके बाद ये प्रक्रिया को बिल्कुल ऑटोनोमस किया जाता है। लेकिन पायलट के पास कंट्रोल होता है, मिशन पायलट के पास कंट्रोल होता है ओवरराइड करने का कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो सुनीता विलियम्स ने इसको एक्चुअली मैन्युअली टेक ओवर किया था जब उनको प्रॉब्लम आई थी और उन्होंने उसको मैन्युअली डॉक किया था। नॉर्मली क्या होता है, जो रशियंस हैं वो बर्दिंग करते हैं। बर्दिंग का क्या मतलब होता है? एक रोबोटिक आर्म आती है और उसको साथ में ज्वाइन करा देती है। डॉकिंग क्या होता है कि आपकी ऑटोनोमस जाती है और इधर एक जो रिंग्स लगे होते हैं, डॉकिंग पोर्ट्स, वहां जाती है और उसका एक सॉफ्ट कैप्चर होता है। वो सॉफ्ट कैप्चर क्या करता है, रिंग्स अलाइन हो जाती हैं और उसको अपनी तरफ खींचता है, इस स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही वो अपनी तरफ खींचता है तो उसके जो लॉक्स होते हैं, 12 लॉक से करीब हैं, वो अलाइन हो जाते हैं। 12 लॉक्स अलाइन होने के बाद वो हार्ड कैप्चर करता है, और हार्ड कैप्चर का मतलब होता है कि दोनों एकदम ज्वाइन कर जाते हैं और एकदम जुड़ जाते हैं और फिर टाइट जुड़ते हैं। और उस पर फिर टेस्टिंग होती है कि कहीं कोई प्रेशर लीक तो नहीं है, कोई और चीज तो नहीं लीक कर रही, सब कुछ ठीक है कि नहीं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स करेक्ट हैं कि नहीं। उसके बाद ही पहले खुलता है कैप्सूल की तरफ से, जो कि ड्रैगन कैप्सूल है, ग्रेस कैप्सूल, उसकी तरफ से खुलता है। फिर आते हैं हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो 4 गए हैं, और उसके बाद दूसरी साइड का खुलता है जो डॉकिंग पोर्ट है, और फिर ये लोग अच्छा सर, मैं स्पेसएक्स की जो रिपोर्टिंग है इसमें मैं वो देख रही हूँ और जो उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है, आप इसी तरह देखें। ये कह रहे हैं पहला प्रोसेस है ये फेज बर्न का। फेज बर्न के बाद आपका बूस्ट बर्न का प्रोसेस शुरू होता है, देन क्लोज फिलिपिटिक बर्न, और फिर ये धीरे धीरे जब 20 से 80 किलोमीटर पर आता है फाइनल फिलिपिटिक बर्न, और जिसे ट्रांसफर बर्न की तरफ से आप देखें ये एक मूवमेंट ऊपर दिखाई दे रहा है, और फिर ये अप्रोच इनिशिएशन है जो 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दिखाई देता है। मुझे नहीं पता मेरे कैमरा पर्सन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैप्चर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वरना आप ये देखें इस पूरे प्रोसेस को समझाया गया है कि किस तरीके से ये जो डॉकिंग प्रोसेस है जो आप समझा रहे हैं एयर कॉमोडर एएस बहल साहब, ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है जिसमें ये आपका ये जो कैप्सूल है वो आगे की तरफ जो है वो सैटेलाइट जी बिल्कुल अलाइन होता जाता है। राघवन हमारे साथ जुड़े हुए। राघवन, और जो ये मैसेज है जीरो ग्रेविटी से शुभांशु शुक्ला ने शेयर किया, ये उस वक्त का मैसेज है जब ट्रेनिंग चल रही थी, और अब ये एक्सपीरियंस के तौर पर, ये एक अनुभव के तौर पर जुड़ने जा रहा है। वो ट्रेनिंग थी लेकिन अब एक्चुअल एक्सपीरियंस होने जा रहा है। राघवन,
जी बिल्कुल, देखिए ट्रेनिंग भी मीनाक्षी उसी तर्ज पर होती है कि वहाँ पर जाकर वो क्या अनुभव करने वाले हैं, और उस ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है वो उन लोगों ने तैयार किया है जो उन्होंने कई सारे घंटे अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिठाएं। पैगी विटसन जो इस मिशन को कमांड कर रही हैं, उनके पास इस बात का रिकॉर्ड है कि उन्होंने 10 से ज़्यादा बार 60 घंटे स्पेस वॉक किया है और बहुत सारा समय जो है उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में बिठाया। दूसरी बार वो मिशन कमांडर बनकर जा रही हैं। नासा की एक बहुत हॉल ऑफ फेम साइंटिस्ट में उनका नाम आता है वर्ल्ड में। तो पैगी विटसन के साथ शुभांशु शुक्ला हैं। जो मैन्यूवर्स की जिसकी आप बात कर रही थी वो सब कुछ कंप्लीट अब हो चुका है मीनाक्षी। पिछले अगर हम कहें 24 घंटों में इन 5 मैन्यूवर्स को अंजाम दिया गया है स्पेसएक्स, नासा और एक्सियोम मिशन की तरफ से, जिसके बाद अब हम उस स्टेज पर पहुंचे हैं जहां से वो अब अलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेटेलाइट जो स्पेसक्राफ्ट है वो आईएसएस की बिल्कुल सीध में पहुंचने के बाद वो अप्रोच जो है वो उसका इनिशिएशन जैसे हमने आपको बताया कुछ देर पहले शुरू हुआ है, और अब वो वे पॉइंट को क्रॉस करेंगे। उसमें एक एक चीज का ध्यान रखा जाता है, और क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये सारी ऑटोमेटेड है, सारे कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। सिर्फ जो शुभांशु शुक्ला जिसको पायलट कर रहे हैं मिशन को, और पैगी विटसन दोनों जो है उसको बैठकर मॉनिटर करेंगे। लगातार ये मॉनिटरिंग होती रहेगी, और ऐसी कोई इवेंचुअलिटी होती है जिसमें ये को ज़रूरत पड़ती है कि इसको मैन्युअली किया जाए, तब इन दोनों की भूमिका जो है काफ़ी अहम हो जाएगी। क्योंकि शुभांशु शुक्ला को भी ये जो बात आप मैन्युअली करने के लिए कह रहे हैं, मुझे लगता है इससे दर्शकों को थोड़ा सा और समझाने की हमें ज़रूरत है। बेल सर, ये जब हम बात मैन्युअली की करते हैं तो हो सकता है लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाए कि मैन्युअली का मतलब क्या वाकई में ह्यूमन्स अपने हाथों से काम करने जा रहा है, लेकिन इसका मतलब कुछ और है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मीनाक्षी जी। ऑटोमेटिकली का मतलब होता है पायलट को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोनोमस ऑपरेशन है। अपने आप जो है ड्रैगन क्रू कैप्सूल, जिसको अभी ये लोग ग्रेस कह रहे हैं, वो जाता है डॉकिंग पोर्ट की तरफ, और टुवर्ड्स द एंड उसकी स्पीड आप बहुत ही कम हो जाती है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से भी कम। ये स्पीड कम नहीं होती, ये स्पीड एक्सल जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों 27,000 किलोमीटर पे ऐसे चल रहे हैं। तो देखिए कितना इंट्रिकेट ये प्रोसेस है। ये दोनों चल रहे हैं 27,000, उसके ऊपर एक ओवरटेक स्पीड है। तो वो ओवरटेक स्पीड जो होता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि वो सेंटीमीटर्स पर सेकंड से भी कम हो जाती है, और उसके बाद आके वो सॉफ्ट कैप्चर करता है। ये तो हो गया ऑटोनोमस, जहां पे कंप्यूटर सब कुछ करते हैं। उनके पास लेजर बीम्स होती हैं, उस लेजर बीम से वो पूरी पिक्चर्स भी देख लेते हैं कि क्या है डॉकिंग पोर्ट की पोजीशन, क्या है हमारे ड्रैगन कैप्सूल की। उसमें 16 ड्रैको बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि आपको मीनाक्षी जी पहले बता रहे थे। 16 ड्रैको बूस्टर्स, हर एक की 90 पाउंड के करीब थ्रस्ट होता है। हर एक अलग अलग मूवमेंट देता है ताकि वो अलाइन कर सके अपने आप को पोर्ट के साथ। डॉकिंग वो खुद करता है कि किस बूस्टर को कितना काम करने की जरूरत है और किस बूस्टर को कब काम करने की जरूरत है। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा समझाया। और साथ में अगर देखें, अगर इस प्रोसेस में कोई भी गलती होती है, और अगर ऐसा लगता है कि शायद ये अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं हो रहा है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स या जो लेजर की मैं बात कर रहा था वो प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पा रही है कोई किसी वजह से भी, तब मैन्युअली भी टेक ओवर कर सकते हैं। मैन्युअली टेक ओवर करने का मतलब है जो मिशन पायलट है, अब वो जैसे हवाई जहाज फ्लाई करते हैं ना जहां अपने हाथों से, उस तरह इसको फ्लाई करके ड्रैको बूस्टर्स को इस्तेमाल करते हुए वो अलाइन करके अपने आप को सॉफ्ट कैप्चर की तरफ ले जाता है, फिर हार्ड कैप्चर की तरफ। और ये जो पायलट है, मिशन पायलट को, इसकी बहुत ट्रेनिंग दी गई होती है उसको। ऐसा नहीं है कि वो पहले स्पेस में जाएगा तो इमरजेंसी हो गई तो पहली बार उसको कर रहा हो। ये कई बार उसने ट्रेन किया होता है ग्राउंड के अंदर, चाहे वो नासा में किया हो, चाहे ईएसए में किया हो, चाहे भारत के अंदर जो हमारी एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी है, या जो उनकी फैसिलिटी है बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग की, जो कि रशिया के अंदर है, यूरी गैगरिन। तो इतने सारे ट्रेनिंग प्रोसेस से वो जाता है, और ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जो मनूवर और प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल, पहले तो समझना, उसको मॉनिटर करना, अलाइन करना। और अलाइनमेंट कितनी होती है? माइक्रोन्स में होती है अलाइनमेंट, ताकि वो कहीं भी ऐसा ना हो कि वो जोर का जाके लगे या फिर कोई डैमेज हो जाए दोनों। याद रखिए वो 27,000 किलोमीटर पे दोनों चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ क्लोजर है वो भी प्रिसाइज होना चाहिए, जो अलाइनमेंट है वो भी प्रिसाइज होना चाहिए, सॉफ्ट कैप्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए, और जो लॉक्स है 12 के 12 वो एक साथ एक ही जगह पे लगे ताकि हार्ड कैप्चर प्रॉपर हो जाए। अच्छा राघवन, ये बताएं कि जब ये डॉकिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो प्रोसेस पूरा होने के कितनी देर में फिर एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल होंगे,
और फिर एक बार वो दाखिल हो जाते हैं तो फिर ये जो स्पेस क्राफ्ट है जो इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर गया है उसकी भूमिका फिर क्या रहेगी? जी देखिए, ये इसे कह सकते हैं कि एक ड्रेसिंग डाउन पीरियड इसे कहा जाता है। लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त इसमें लगता है मीनाक्षी, क्योंकि एक बार जब डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जैसा हमारे एक्सपर्ट भी समझा रहे थे, सॉफ्ट कैप्चर और हार्ड कैप्चर होने का ये मतलब है कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट से मजबूती के साथ जुड़ गया है। उसके बाद की प्रक्रियाएं भी काफ़ी जटिल होती है। उसके बाद दोनों ही जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है, एम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहा जाता है, कि दोनों में पावर ट्रांसफर जो होता है वो ये सुनिश्चित किया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पावर से जो स्पेसक्राफ्ट है वो जुड़ जाए, उसकी सारी कंट्रोल जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पहुंच जाए। उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है जिसमें ये जो प्रेशर है दोनों का, जो चाहे वो स्पेसक्राफ्ट का प्रेशर हो चाहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का प्रेशर हो, दोनों का प्रेशर एकदम इक्वल किया जाता है। जो टनल है जिसके जरिए जो स्पेसक्राफ्ट से आईएसएस के अंदर मूव करने करेंगे एस्ट्रोनॉट्स, उसकी सारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से देखा जाता है। उसके बाद एक ब्रीफिंग भी होती है। जो मिशन कमांडर हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, वो बाकायदा ये पूछेंगे चारों एस्ट्रोनॉट से। हालांकि इनके पास भी वो अनुभव है, पैगी विटसन पहले भी अंतरिक्ष में समय बिता चुके हैं, लेकिन ये एक एसओपी है जिसे फॉलो करना पड़ता है। ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या उन्हें मालूम है कि उन्हें आईएसएस में क्या करना है, किस तरह से उन्हें यहाँ पर रहना है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्होंने ली है। जब सेटिस्फैक्शन हो जाता है उसके बाद जो है आईएसएस के दरवाजे स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के लिए खुलते हैं। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और वो फिर रेंगते हुए जो है आईएसएस के अंदर पहुंचते हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त इसमें लगना चाहिए। ये कभी कभी, क्योंकि आज हमें ये बताया गया है कि जो क्रू ड्रैगन मॉड्यूल है वो बहुत तेजी से आईएसएस की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा कम समय भी लगे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड टाइम जिसे हम कह सकते हैं उसमें 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। जो डॉकिंग की प्रक्रिया होगी, जब पूरी तरह से डॉकिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसका मतलब कि वो दोनों यान आपस में जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो नहीं देख पाएंगे। उसके बाद हमें एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट आईएसएस के अंदर जा रहे हैं और किस तरह से आईएसएस में फिलहाल जो 7 लोग मौजूद हैं एस्ट्रोनॉट, वो कैसे उनका वेलकम कर रहे हैं। आप ही ने बताया था कल की रिपोर्ट में राघवन की शुभांशु शुक्ला अपने साथ गाजर का हलवा भी लेकर गए हैं ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए। ये वाकई में मीठा खिलाने वाला क्षण ही होगा विजय जी, आप लोगों को भी इन्वॉल्व करते हुए इस चर्चा में। एक मानव ही है जो शायद कोई दायरा, कोई बाउंड्री नहीं जानता है, वो हर बाउंड्री को पार करते हुए आगे बढ़ता है। नए अनुसंधान, नए इनोवेशन, नई तकनीक, सब कुछ एक नया अनुभव, ये आज एक इतिहास रचने की तरफ कदम है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, बहुत अच्छी बात लग रही थी जब सुबह भी मैंने उनका जो सेकंड मैसेज आया जी। और ये देखकर भी अच्छा लग रहा है कि उनके कंधे पर तिरंगा लगा हुआ है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और आप कह रहे कि आपको गूज़बम्प्स हो रहे हैं, हिंदुस्तानी लोग जो है ना फिंगर क्रॉस करके रखते हैं, चाहे कहीं विज्ञान में चल रहे हो लेकिन हम फिंगर क्रॉस करके रखते हैं कि ये काम जो है फिंगर्स क्रॉस रहे, शुभ शुभ हो और बहुत अच्छे से ये काम हो जाए। और आज जब हम इमरजेंसी की भी बरसी मना रहे हैं 26 जून को, तो मुझे याद आता है कि 1975 को इसलिए भी याद करना चाहिए कि भारत का स्पेस मिशन आर्यभट्ट है ना 1975 में शुरू हुआ था, तो वो भी एक सहयोग की बात है कि उस पर काम चल रहा है। उसमें भी शुभांशु जो है, इस बार भी एक 5 है। हाँ, तो शुभांशु जो है वो उनके लिए शुभकामनाएं हमें देनी चाहिए देश के लिए। और एक बहुत मतलब छोटी बात है, लेकिन मैं बचपन में जब वो एक मैगजीन पढ़ता था, छोटी मैगजीन जो आती थी, तो उसमें चाचा चौधरी का कार्टून होता था। उसमें हमेशा लिखा होता था कि चाचा चौधरी का दिमाग जो है कंप्यूटर से तेज चलता है। तो आज भी साबित होती है कि जब ऑटोनोमस नहीं चलेगा तो आदमी का दिमाग काम करेगा। आप कितना भी एआई कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लीजिए, वो जो है ना आदमी का दिमाग, आदमी की ताकत जो है वो है। और पॉलिटिक्स को जोड़े तो शशि थरूर ने आज लिखा था, वो किसी और रेफरेंस में लिखा था कि आपके पास पंख है और आसमान किसी का नहीं है। तो आज आसमान जो है ना शुभांशु का है और वो उस पर कब्जा करने वाले। बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी भी हैं। हर्षवर्धन जी, क्विक कमेंट आपका भी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, मैं तो मतलब इसको इस तरह से देखता हूँ ना कि ये जो वीडियो आया हुआ है, हमारे आपके लिए जैसे घर में घूमना टहलना है, वैसे ही हमसे हजारों मील दूर। और मतलब कुछ नहीं पता है, लेकिन जिस अनंत आकाश, जिस अनंत सृष्टि की बात करते हैं, तो वो अनंत मनुष्य के भीतर है। और वो एक बार पहचान गए तो कोई भी शुभांशु शुक्ला हो सकता है।
दुनिया के किसी हिस्से का हो सकता है, और भारत ऐसे महत्वपूर्ण मिशन में साझीदार होता है, ये भी कोई सामान्य बात नहीं है। ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमने तो अभी पिछले 10 सालों में स्पेस मिशन को लेकर, सैटेलाइट मिशन को लेकर बहुत कुछ होता हुआ देखा है, लेकिन ऐसा कोई भी अंतरराष्ट्रीय मिशन हो रहा है और उसमें भारत की साझेदारी है, राकेश शर्मा से लेकर शुभांशु शुक्ला तक। ये अभी अनवरत अनंत यात्रा का एक और सुंदर पड़ाव है, आगे भी और कई पड़ाव देंगे। बहुत छोटा सा मैं समय दे पाऊंगी आपको। नहीं, मतलब मेरा तो ये कहना है कि 1984 का राकेश शर्मा जब गए थे, मुझे वो याद आ गया जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो शुभांशु शुक्ला ने आज फिर 41 साल बाद भारत को गर्व करने का मौका दिया। 140 करोड़ देशवासी की शुभकामनाएं उनके साथ है और सफल यात्रा रहेगी उनकी। और प्रधानमंत्री मोदी के सर विद फिंगर्स क्रॉस्ड, हम भी यही आशा कर रहे हैं। सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है और एक इतिहास रचने की तरफ बस हम कुछ ही पल में आगे बढ़ जाएंगे। वो तस्वीरें भी हमारे सामने होगी और फिर लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी, ये भी आपको जानकारी दे दूं। लेकिन आप अपडेट लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहेंगे।